गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार, जय हिंद और राधे राधे। अविनाश, इंद्रजीत, दीपू, प्रभांशु, कुणाल, प्रवीण, जानवी, सुषमा, केवट, निर्मला, अभिषेक, खुशी, ऋतु, राज, मोडवाल, गुलशन, प्रियंका, रुचि, हनुमान, अग्रवाल, मुकेश, विपुल, सभी को नमस्कार। प्रतिभा, पंकज, मोहम्मद, सलमान, सभी को गुड आफ्टरनून बेटा, थैंक यू। तो प्यारे बच्चों, कल हमने सीखा कि कैसे हमें किसी भी ऐसे को पॉइंट्स वाइज है ना लिखना चाहिए, है ना। आज हम आगे चलेंगे और कल किसी टेक्निकल वजह से बेटा प्रॉब्लम हो गई थी और आखिरी के 25 मिनट क्लास नहीं चली। उसके लिए मैं अपनी टीम की तरफ से माफ़ी चाहूँगा। बेटा अपलोड हो जाएगी पीपीटी, आप चिंता ना करें। चलिए तो बेटा आज मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, ठीक है। तो आपको पता ही है कि पिछले 10 सालों में जो टॉपिक आए हैं ऐसे राइटिंग में वो कौन कौन से हैं, तो उन्हीं को मैं आपको दोबारा से याद दिला देता हूं कि बेटा सबसे पहली चीज कि जो सबसे ज्यादा टॉपिक आया है एग्जाम में वो या तो इंडियन सोसाइटी को लेकर है, भारतीय समाज, जिसके बारे में आज हम करेंगे। इसके बाद इन्वायरमेंटल इशू यानी पर्यावरण संबंधी मुद्दे जितने भी हैं, उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी और उसके बाद साइंस, टेक्नोलॉजी और फिलॉसफी। और मैंने कहा था ये टॉपिक ऐसा, इसको छूना नहीं। तो आज हम नया टॉपिक एक करेंगे, वो है सोशल मीडिया एंड द मार्केटिंग ऑफ सेल्फ। सोशल मीडिया होता है ना, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या फिर यूट्यूब है, इस पर लोग शॉर्ट्स बनाते हैं, अपनी मार्केटिंग करते हैं। कोई अपना ज्ञान दिखाकर मार्केटिंग करता है, इंजीनियरिंग का या मेडिकल का या फिर सिविल सर्विस का। तो मुझे आप बताएंगे सोशल मीडिया और उसकी मार्केटिंग, खुद की मार्केटिंग कैसे की जाए, इसका इंट्रोडक्शन क्या देंगे। जैसे कि ये है क्या, ये है क्या यानी कि व्हाट, है ना, इसको एक्सप्लेन करना है। एक शब्द या एक सेंटेंस में बताइए ये क्या है, जरा बताइए। नेहा जी, ये अभी स्पोकन इंग्लिश क्लास नहीं है, तो आप इसके लिए बाद में बात करिएगा, ठीक है। सो गाइज प्लीज लेट मी नो व्हाट इज सोशल मीडिया एंड मार्केटिंग। हाँ, जल्दी से बताइए, शाबाश। सोशल मीडिया बेटा कृष्ण, इससे पता लगा आप लेट आए हैं। मैंने स्टार्टिंग के 30 सेकंड बताया था। इजी टू रीच प्लेटफॉर्म, ओके। चलिए बेटा जल्दी से बताइए, शाबाश। ओके, कनेक्टिंग पीपल, वेरी गुड। डिजिटल मार्केटिंग। चलिए तो देखो बेटा इसके पॉइंट्स, जैसे कि पहला पॉइंट परिचय। अब परिचय दो तरीके से होता है। पहला तरीका क्या है, ध्यान से देखिए, डेफिनेशन ऑफ सोशल मीडिया और कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, कि सोशल मीडिया का मतलब क्या है। जैसे मैंने बताया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वीडियोस, शॉर्ट्स या फिर फेसबुक शॉर्ट्स या फेसबुक रील्स, है ना, ऐसे रील्स होती हैं, ये तरफ चीजें। और स्वयं के विपणन का अवधारणा यानी कि मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, कि कैसे अपनी मार्केटिंग करी जाए, ठीक है बच्चे। चलिए अब इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या आता है, रोल ऑफ सोशल मीडिया इन सेल्फ मार्केटिंग, यानी कि सोशल मीडिया में विपणन यानी सेल्फ मार्केटिंग का क्या रोल है, क्या भूमिका है। पहला, प्लेटफॉर्म फॉर पर्सनल ब्रांडिंग, कि आप व्यक्ति विशेष अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकता है, ठीक है। इसके बाद है ना, वाइड स्प्रेड रीच, यानी कि इससे आप देश दुनिया में हर जगह पहुंच सकते हैं, ठीक है। और आखिरी पॉइंट क्या है, विजुअल अपील, कि यदि आप किसी वीडियो को देखें जिसमें ऑडियो हो, केवल आवाज आए, कुछ देखने को ना मिले, तो कुछ समझ नहीं आता, मजा नहीं आता। लेकिन यहां पर क्या, विजुअली जो चीजें दिखती हैं वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं, अच्छी लगती हैं। बड़ा देखो, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, क्या मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या पॉइंट्स हैं जिस पे आप लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजीज ऑफ सेल्फ मार्केटिंग। जरा बताइए क्या क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, किस किस तरीके से आप अपनी, यदि आप सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर या
फेसबुक रील्स पे अगर आप अपने आप को फेमस करना चाहें तो क्या क्या पॉइंट्स होंगे, जरा बताइए। शाबाश, कोई बताएगा? जल्दी से बताइए बेटा, क्या क्या पॉइंट होंगे, जल्दी से बताइए। जैसे पहला पॉइंट आया है, गो विद ट्रेंड, बिल्कुल सही। रियल बन के, जो सच है उसे दिखाकर, एजुकेशन, एडवर्टीजमेंट, ट्रेंडिंग कंटेंट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है, सबको मालूम है। एक बच्चा कह रहा है रोस्ट करके, है ना, वेरी गुड बेटा। चलिए, तो आइए इसी को यहां कंटेंट क्यूरेशन यानी सामग्री की सबसे पहली चीज है कि आप जिस चीज में एक्सपर्ट हैं उसी चीज का कंटेंट यानी सामग्री होनी चाहिए। दूसरा, कि आप अपने अनुयायियों या फॉलोअर्स को इंगेज करें। तीसरा क्या है, कंसिस्टेंसी ऑफ पोस्टिंग, यानी कि निरंतर करना, ऐसा नहीं कि एक मंडे को किया फिर 5-6 दिन छोड़ दिया। तो यानी कि कंसिस्टेंट मार्केटिंग होनी चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। अगली चीज क्या है, चैलेंज ऑफ सेल्फ मार्केटिंग ऑन सोशल मीडिया की सबसे बड़ा क्या चुनौती है अपनी मार्केटिंग करते समय, क्या क्या है? प्रेशर टू मेंटेन इमेज, की अपनी छवि बनाए रखनी होती है। इसके अलावा रिस्क ऑफ ओवर एक्सपोजर, कि बहुत ज्यादा, कई लोग होते हैं ना जो हद से ज्यादा कंटेंट बनाते हैं, ओवर एक्सपोजर कर देते हैं, है ना, सीमाओं से बाहर निकल जाते हैं। और तीसरा है कंपैरिजन कल्चर, ये तुलना की संस्कृति, औरों से कंपेयर करने लग जाते हैं। अच्छा ये बताइए, जिन जिन बच्चों को कल की क्लास की पीडीएफ मिल गई है, जरा पीडीएफ लिख दो। जिन बच्चों को पीडीएफ मिल चुकी है कल की क्लास की, जरा पीडीएफ लिख दीजिए जरा, क्योंकि कई बच्चे कह रहे हैं कि पीडीएफ नहीं मिली कल की। जरा बताइए, शाबाश, किन किन बच्चों को पीडीएफ मिल गई है, पीडीएफ लिख दीजिए जरा। शाबाश बेटा, जल्दी से बताइए किस किस को पीडीएफ मिल गई है। नहीं मिली है, ओके। आइए, मैं आपको खुशबू को मिल गई है, सूरज को मिल गई है, और किसको मिली है भैया? अच्छा, तो केवल 2-3 बच्चों को पता है पीडीएफ कैसे मिलती है। मैं बताता हूं पीडीएफ कैसे ढूंढनी है। आपने देखा होगा, मान लीजिए मेरा वीडियो चल रहा है, ये मान लीजिए आपका लैपटॉप या फिर मोबाइल की स्क्रीन है। इसमें नीचे देखोगे आप, एक जगह लिखा होगा, एक जगह लिखा होगा चैट, और एक जगह लिखा होगा नोट्स, उसी के बगल में, उसी के बगल में। तो बेटा यहां पर आपको पीडीएफ मिलती है, समझ में आ गया? यहां पर आपको पीडीएफ मिलती है। ये तरीका है जो आप में से शायद कई बच्चों को मालूम नहीं है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया बेटा? यहां मिल जाएगी आपको, ठीक है। चलिए अब पढ़ लें बेटा। अच्छा नहीं है तो एक काम करूंगा, मैं क्लास के तुरंत बाद मैं बात कर लूंगा और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आपको पीडीएफ मिले, टेंशन नहीं, ठीक है। हाँ बेटा मैं समझ गया, ठीक है बच्चे। हाँ बेटा, यहां मैं आपको चलिए आगे बढ़े। हाँ बेटा, अब आगे बढ़ जाऊं बेटा, अब आगे बढ़ने, अब पढ़ लें बेटा, वहां नहीं है तो अच्छा वो आपने बता दिया, अब पढ़ लें। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सेल्फ परसेप्शन, कि स्वयं की धारणा पर सोशल मीडिया का प्रभाव क्या पड़ता है। आप बताइए जरा, क्या क्या प्रभाव पड़ता है सोशल मीडिया से। आप मुझे जरा सारे बच्चे एक एक पॉइंट बताइए, कोई पॉजिटिव बता सकता है, कोई नेगेटिव बता सकता है, जल्दी से बताइए बेटा। शाबाश। अरे जीरो नोट दिखता है वीडियो में, जो वीडियो चल रही है उसके नीचे नहीं दिखता। खैर अभी आगे पढ़ने की बात कर लें, आगे बढ़े। हाँ जी बताइए जरा, क्या क्या प्रभाव पड़ता है खुद के, है ना, धारणा में सोशल मीडिया थे, जरा बताइए जरा। हाँ जी, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बताइए जरा, बताएं, देखें जरा। एजुकेशन के लिए वेरी गुड, अवेयरनेस, न्यूज, वर्ल्ड, मेंटल हेल्थ, एडिक्शन के बारे में, मोटिवेशन के बारे में, पॉपुलैरिटी के लिए बारे में, वेरी गुड। आगे बढ़ें और बताइए।
चलिए, शाबाश। अब देखिए, अगर मैं ये कहूं कि आप में से किसी को अधिकार नहीं है सोशल मीडिया की बुराई करने का, तो आप खुल के बताइए, आप मुझसे सहमत होंगे या असहमत होंगे, जरा बताना। अगर मैं ये कहूं, अगर मैं ये कहूं कि सोशल मीडिया की कोई गलती नहीं है, सोशल मीडिया में कुछ भी नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता आपको, जरा बताइए क्या आप इससे सहमत हैं? खुलकर आप नो भी कह सकते हैं, जरा बताइए आप में से कितने बच्चे मेरी बात से सहमत हैं? कि अगर सहमत हैं तो यस लिखिए, नहीं सहमत हैं तो नो या डिसएग्री लिख सकते हैं। कौन कौन मेरी बात से सहमत है? मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पे आपकी असर नहीं डाल सकता। सहमत हैं या असहमत हैं, जरा बताएं। चलिए, अब मैं साबित करता हूं कि मैंने ये क्यों कहा। क्या YouTube आपकी कनपट्टी पे कट्टा लगा के आता है, कहता है उल्टे सीधे चीजें देखो? क्या Instagram आपको कहता है कि इस फलाने व्यक्ति को जबरदस्ती ढूंढो, नहीं तो तुम्हारी प्रॉपर्टी उठा लेंगे? बेटा, एलोन मस्क का एक बयान है, आप देख लीजिएगा। उसमें साफ साफ एलोन मस्क ने कहा कि जितना भी मुझे नॉलेज है, जिसके लिए मैं आज की तारीख में रॉकेट टेक्नोलॉजी में काम कर रहा हूं, वो ये यूट्यूब से मिली। तो बेटा, यूट्यूब या फेसबुक का कोई दोष नहीं है, दोष है केवल उसका जो इसका इस्तेमाल कर रहा है। इट्स योर चॉइस। भाई, जहर दवाई बनाने के काम भी आता है और जहर किसी को मारने काम भी आता है। तो ये तो आप पे निर्भर है ना, क्योंकि हमें एक चीज मिली है, वो है दिमाग। ठीक है बच्चे, आगे बढ़े। चलिए, तो आप, अच्छा, ये जो मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं ये लिखिएगा। यदि आपको मीडिया को लेकर सवाल आता है ऐसे राइटिंग का, तो आप ये लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई आपको, आगे बढ़े, शाबाश। तो ये देखो बेटा, आप सबसे पहले तो देखिए, जो भी लिखना एक्टिव वॉइस में नहीं, पैसिव वॉइस में लिखना, पहली चीज। दूसरी बात, थर्ड पर्सन के अनुसार लिखना। जैसे आपका जो भी अनुभव है उसको कैसे लिखिए कि सोसाइटी में लोगों का यह अनुभव है, या समाज में यह अनुभव है, या पीपल, या सोसाइटी, या फिर कोई भी संगठन। आप इस तरह से थर्ड पर्सन पैसिव वॉइस या फिर इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज, अगली चीज, अगला पॉइंट क्या है? एथिक्स ऑफ सेल्फ मार्केटिंग, कि सोशल मीडिया पर स्वयं की विपणन की नैतिकता जरूरी है। ऑथेंटिसिटी वर्सेस क्यूरेशन, कि जो भी आप करें वो ऑथेंटिक होना चाहिए, इट शुड बी ऑथेंटिक। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, कि जो भी सूचना दी जाए वो स्पष्ट दी जाए, इसमें किसी प्रकार का झूठापन या फेकपन ना हो। और इंपैक्ट ऑन अदर्स, कि दूसरों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीजें आप लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, क्या मैं आगे बढ़ूं? क्या ये क्लियर हो गया? जल्दी से बताइए, शाबाश, जल्दी बताओ बेटा, क्या ये क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया है तो लिख दीजिए CL, या फिर केवल N लिख दीजिए, टाइम कम वेस्ट होगा। ये क्लियर हो गया? जल्दी से बताइए, शाबाश। यस गाइस, जल्दी से बताइए। चलिए, क्लियर, शाबाश। अब अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है कंक्लूजन, कि संतुलन, यानी कि हर चीज संतुलन में होनी चाहिए। तो प्रकृति का नियम है कि हर चीज को सही तरीके से संतुलन में यूज करना चाहिए। क्लियर? इसके बाद फ्यूचर इंप्लीकेशन, की भविष्य के प्रभाव। अब ये जो मैंने बताया उसको एक्सप्लेन करूंगा। अब एक चीज आपसे सवाल पूछूंगा, मैं आपको लिखवाऊं तो बेटा जो चीज आधे घंटे में हो सकती है उसको 5-6 घंटे लिखेंगे। आप सहमत हैं कि जो भी ऐसे हमने किया वो पूरा मैं डिस्कस करूं लिखा हुआ, और फिर आपको PDF मिल जाए, या फिर मैं बोल बोल के लिखवाऊं? जरा बताइए। हाँ बेटा बताइए, बोल बोल के लिखवाना है, बोल बोल के लिखवाऊं, या फिर आपको मैं लिखा हुआ बोर्ड पर समझाऊं और उसके बाद उसकी PDF मिल जाए? हाँ जी बताइए, जरा जरा बताइए। बोल के मैं समझाऊंगा, देखो लिखा हुआ है, इसको समझाऊंगा, उसके बाद PDF भी मिल जाएगी। ठीक है? अगर मैं बोल के समझाऊंगा बेटा, टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो भैया,
पहला डेफिनेशन ऑफ सोशल मीडिया, आप चाहें तो लिख, हाँ बेटा मैं लिख के समझा रहा हूं, पीडीएफ मिल जाएगी, देखो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, या मैं बोल के समझा देता हूं, ठीक है बेटा। अगर बोल के समझाऊंगा बेटा तो फिर टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है बेटा। अच्छा लिख लो, आप लोग लिखो, जो बच्चे लिखना चाहते हैं लिख लो, है ना। तो पहली चीज डेफिनेशन सोशल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया रेफर्स टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कि सोशल मीडिया का मतलब है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी ऑनलाइन मंच, वेयर यूजर्स क्रिएट एंड शेयर कंटेंट, इंटरैक्ट विद अदर्स, यानी एक तो यूजर्स जो हैं वो कंटेंट बनाते हैं, दूसरों से इंटरैक्ट करते हैं और नेटवर्क बनाते हैं। ये है सोशल मीडिया की डेफिनेशन। लिख लीजिए, लिख लीजिए बेटा, आगे बढ़े, शाबाश, आगे बढ़े बेटा। क्लियर हो गया? हाँ, डिस्कस करना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। हाँ बेटा चलिए आगे बढ़े। देखो बेटा यहां पर समय ज्यादा नहीं है आप लोगों के पास, तो बेटा यहां पर मैंने समझा दिया। ये क्लियर हो गया पहला पॉइंट? जल्दी से बताइए। यस गाइस, क्या ये क्लियर हो गया? जल्दी से बताइए, पहला पॉइंट क्लियर है? आगे चलें, चलिए शाबाश, है ना। ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, जो मैं समझा रहा हूं वो पीडीएफ मिल जाएगी आपको। मेन चीज क्या है, मैं लिखवाऊंगा टाइम वेस्ट होगा बेटा, है ना। नोट नहीं करने की जरूरत है, आपको मिल जाएगा पढ़ने को मिल जाएगा बेटा, ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी। अगला कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ मार्केटिंग। अब सेल्फ मार्केटिंग है क्या? सेल्फ मार्केटिंग इन्वॉल्व्स प्रोमोटिंग वन सेल्फ, कि सेल्फ मार्केटिंग का मतलब है खुद को प्रमोट करना, ऑफन थ्रू क्यूरेटेड ऑनलाइन पर्सन, किसके माध्यम से? ऑनलाइन व्यक्तित्व, हर व्यक्ति है ना कुछ बन जाता है ऑनलाइन में, पर्सनल लाइफ में कुछ और होता है, हाँ ऑनलाइन में कुछ और होता है। आगे टू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड, ताकि वो अपना पर्सनल ब्रांड बना सके। क्लियर हो गया? तो जल्दी से एंड लिख दीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये क्लियर हो गया? अगला पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रोल ऑफ सोशल मीडिया इन सेल्फ मार्केटिंग, कि खुद की सेल्फ मार्केटिंग में क्या भूमिका सोशल मीडिया अपनाता है। पहला प्लेटफॉर्म ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग, कि सोशल मीडिया प्रोवाइड्स अ स्पेस फॉर इंडिविजुअल टू क्रिएट एंड प्रमोट देयर पर्सनल ब्रांड, कि सोशल मीडिया व्यक्ति को अपने आप को व्यक्तिगत को ब्रांड बनाने और उसे बढ़ावा देने के स्थान पर काम करता है या प्रदान करता है। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े, है ना। लिखने की जरूरत नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं लिखने की, टाइम वेस्ट होगा आपका, है ना। ये मैं समझा रहा हूं, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मैं क्लास के बाद आपसे रिक्वेस्ट है, आज आखिरी के 10 मिनट मुझे याद दिला दीजिएगा सर कि आपको पीडीएफ के लिए बोलना है टीम से, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़े। अगला वाइड स्प्रेड रीच, जैसे मैंने बताया आपको कि विद मिलियंस ऑफ यूजर्स वर्ल्ड वाइड सोशल मीडिया, है ना, अलाउज इंडिविजुअल टू रीच ग्लोबल ऑडियंस, यानी कि आप बता सकते हैं कि आप ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप में से कोई अच्छा डांसर है, अब डांस की ना कोई सीमा होती है देश की, ना भाषा की सीमा होती है, तो आप साथ में एग्जाम्पल लिखिए, 2-3 एग्जाम्पल दे सकते हैं आप कुछ फेमस पर्सनैलिटीज के, ठीक है बेटा। क्या ये क्लियर हो गया? क्या ये क्लियर है? ये क्लियर है बेटा? चलिए बताइए, जल्दी बताइए, क्या ये क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़े, शाबाश। हाँ बेटा पूरा अपलोड होगा। नेक्स्ट अगला विजुअल अपील, के दृश्य आकर्षण, यानी प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक एम्फसाइज विजुअल कंटेंट, कि इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म दृश्य सामग्री पर जोर देते हैं, यानी कि विजुअल चीजों पर, है ना, जो एनिमेशन है या नाटक है, कई लोग ड्रामा वगैरह जोक वगैरह करते हैं, मेकिंग इट इजियर फॉर यूजर्स टू मार्केट देमसेल्फ क्रिएटिवली, तो इससे यूज करने वाले लोग जो हैं ये आसानी से इसमें अपनी मार्केटिंग कर लेते हैं। ठीक है बेटा, क्या ये क्लियर हो गया? क्या ये क्लियर हो गया बेटा? जल्दी बताइए, क्या ये क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्ट्रेटेजी ऑफ सेल्फ मार्केटिंग। सबसे पहला क्या है कि क्या चीज करें, क्या प्लानिंग करें, क्या रणनीति करें कि आप अपनी मार्केटिंग कर सकें। इसका बड़ा सा आसान सा तरीका है कंटेंट क्यूरेशन, यानी कि केयरफुली सिलेक्टिंग एंड शेयरिंग कंटेंट, कि आप बड़े सोच समझ के कंटेंट को चुनिए और उसे क्या कीजिए, शेयर कीजिए। दैट अलाइंस विथ वंस पर्सनल ब्रांड इज की टू इफेक्टिव सेल्फ मार्केटिंग, यानी कि यह सावधानी पूर्वक चयन और साझा करने का प्रभाव भी कुंजी है, यानी कि आप जिस चीज में एक्सपर्ट है, जिसमें आपको लगता है कि आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता,
आप उसी पे कंटेंट बनाते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, जरा बताइए सारे बच्चे, कि आप यदि खुद का एक सोशल मीडिया नेटवर्क बनाएं तो किस चीज पर बनाएंगे, जरा बताइए। कॉमेडी पर, या फिर सोशल, जैसे कि आप कोई मैसेज देने के लिए सीख या शायरी, किस चीज पे कंटेंट बनाएंगे, जल्दी से बताइए। शाबाश, हाँ जी बताइए जरा, जल्दी बताइए। हाँ जी बेटा बताइए जरा। पॉलिटिक्स को लेकर होकर, एजुकेशन को लेकर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, फिटनेस पर, वेरी गुड, कुकिंग पर, मोटिवेशन पर, ड्राइंग पर, क्राफ्ट पर, मैथमेटिक्स पर, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप ये सारे पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे ने कहा क्रिकेट पर, मैगी की रेसिपी बनाने पर, वेरी गुड। हाँ बेटा, मैंने एक रेस्टोरेंट देखा है जहां पर 4000 प्रकार की मैगी बनाई जाती है। तो अब मैं लिखा होता तो ये लिखता, सोशल अवेयरनेस, क्लासिकल डांस, वेरी गुड बेटा। तो ये सारी चीजें आप यहां पर लिख सकते हैं। अच्छा, एक बच्चा है वो पूछ रहा है कितने शब्द का लिखना चाहिए, है ना बेटा। ये देखो, कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके, होता है ये। अगला, एंगेजमेंट विद फॉलोअर्स, कि रेगुलर इंटरेक्शन विद फॉलोअर्स हेल्प बिल्ड अ लॉयल कम्युनिटी एंड स्ट्रेंथन पर्सनल ब्रांडिंग, कि जो फॉलोअर्स हैं उनसे नियमित बातचीत होनी चाहिए। जैसे आपको पता होगा ना, कई लोग हैं जो यूट्यूब पे लाइव आते हैं और फिर सुपर चैट के नाम पर पैसे ले लेते हैं। अब सोचो, मुझे याद है एक मेरा मित्र है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, वो मित्र के केवल 18 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वो जब लाइव आता है तो सुपर चैट के वो 40 रुपए लेता है। तो उसने एक बार मुझसे कहा कि आज मैं ऑडी खरीदूंगा। तो मैंने कहा भाई, तुमने तो अभी अभी ना 35 करोड़ का मकान खरीदा है, तुमने तो खुद कहा था मुझसे कल के पैसे हैं नहीं। कहता नहीं, आज शाम तक ऑडी के पैसे आ जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, उसको लगभग लगभग 60,000 से ज्यादा बच्चों ने 40 रुपए दिए। तो आप समझ सकते हैं 60,000 मल्टीप्लाई 40 कितना हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप एंगेज भी होते हैं, बात भी करते हैं, ये सारी चीजें यहां एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद कंसिस्टेंसी ऑफ पोस्टिंग, यानी कि आप निरंतर पोस्ट करते रहिए, कुछ ना कुछ कंटेंट डालते रहिए। ठीक है, मेंटेनिंग अ कंसिस्टेंट पोस्टिंग शेड्यूल इंश्योर्स सस्टेन विजिबिलिटी एंड कीप्स द ऑडियंस एंगेज्ड, यानी कि जैसे कि कई लोग हैं क्या करते हैं, वो हर दिन मंडे टू संडे शाम को, ठीक शाम को 6 बजे वो कंटेंट अपलोड करते हैं, ताकि लोगों को आदत हो जाए, कि उनको पता हो कि शाम को 6 बजे कुछ ना कुछ हमें कंटेंट मिलेगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली चीज क्या है उसको देखिएगा। अगला है चैलेंजेस ऑफ सेल्फ मार्केटिंग ऑन सोशल मीडिया। क्या क्या चैलेंज है? सबसे पहला चैलेंज है अपनी छवि, अपनी इमेज बना के रखना, है ना। आप मुझे बताइए कि इमेज कैसे खराब होगी और कैसे बनेगी, जरा बताना जरा। शाबाश बच्चे, जरा बताइए। इमेज बेहतर कर रखने के लिए सोशल मीडिया पे क्या क्या किया जाना चाहिए ताकि आपकी इमेज पॉजिटिव रहे या फिर नेगेटिव ना हो, नेगेटिव ना हो जाए, इसके लिए क्या क्या गलती इंसान कर सकता है, जरा बताइए। यस गाइस, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताइए बेटा कि क्या क्या गलतियां इंसान कर सकता है सोशल मीडिया पर जिससे उसकी छवि बिगड़ सकती है, जरा बताना। आप जल्दी से बताइए, शाबाश, वेरी गुड। केजीएस यूजर ने कहा है चीप कंटेंट, बैड कंटेंट। अब बेटा मैं सारी पूरी की पूरी पीडीएफ भेज दूंगा, आप चिंता ना करें। हाँ बच्चे बताइए, झूठा दिखावा करके, वेरी गुड। गलत कमेंट करके, ओके ओके, मैं बताता हूं। जैसे एक बच्चा परनीत कौर, बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है उसने, हेट स्पीच, कि आप यदि हेट स्पीच डालते हो तो वो आपकी इमेज खराब करता है। ठीक है, वेरी गुड बेटा। फेक न्यूज डालकर, बिल्कुल सही है, गलत न्यूज डाल के, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्या है देखिए। अगला आपका पॉइंट है इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सेल्फ परसेप्शन, कि सोशल मीडिया से क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं,
Spontaneous exposure to idealized portrayals can distort individual self image. कि कंटिन्यूस यदि कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ ऐसा करता है तो उसकी इमेज खराब हो जाती है। बिल्कुल सही, ठीक है। क्या ये क्लियर है बेटा? जल्दी से बताइए, क्या ये पॉइंट क्लियर है? जल्दी बताओ बेटा, क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? बिल्कुल सही सुमन देवी, बिल्कुल सही लिखा है आपने कि लोगों की भावनाओं को आहत पहुंचाकर। हाँ बेटा जल्दी से बताइए। चलिए शाबाश, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अगली वैलिडेटिंग सीकिंग, यानी कि द नीड फॉर लाइक्स एंड कमेंट्स, कि जो पागलपन होता है ना, जैसे कई लोगों को देखा है आपने कि फोटो डालते हैं इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर और उनकी सांसें रुक जाती हैं, ऐसा लगता है ऑक्सीजन सिलेंडर चलाना पड़ेगा यदि 24 घंटे के अंदर उसके 500 लाइक ना हो। जैसे होता है ना, बॉयज एंड गर्ल्स ऐसा करते हैं, है ना, दोनों ही करते हैं ऐसा। कुछ कमेंट किया और देखा अरे मेरे को केवल 19 लोगों ने लाइक किया, तो ऐसा लगता है कि खाना खाने का मन नहीं करता। तो ये सब चीजें आपको परेशान कर देती हैं, ठीक है बेटा। आगे नेक्स्ट, अगली चीज जो है वो क्या है? एथिक्स ऑफ सेल्फ मार्केटिंग, कि एक तो एथिक्स यानी कि क्या क्या होना चाहिए सेल्फ मार्केटिंग में, क्या क्या ईमानदारी बरतनी चाहिए। पहला, बैलेंसिंग ऑथेंटिसिटी, यानी कि आपको अपनी मार्केटिंग के लिए प्रामाणिकता रखनी चाहिए। द क्यूरेटेड कंटेंट इज अ की ऑफ एथिकल कंसिडरेशन ऑफ सेल्फ मार्केटिंग, कि जो विषय आपने चुना है उस पर आपको संतुलन बनाकर नैतिकता के साथ काम करना चाहिए, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया ये? क्या ये क्लियर हो गया बच्चों? जल्दी से बताइए, शाबाश। हाँ जल्दी बताइए बेटा, क्या ये क्लियर है? जल्दी बताओ बेटा। हाँ जी बच्चों, क्या ये क्लियर है? जल्दी से बताइए बेटा। हाँ बेटा वायु, मैं आज ही डलवा दूंगा। चलिए चलिए शाबाश बेटा। नेक्स्ट, अब देखिए अंत में कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन में आप बताइए सोशल मीडिया पे कंक्लूजन क्या देना चाहेंगे। मेरे को केवल एक सेंटेंस दीजिए, शाबाश। इसको ब्लॉक करो, ये कृष्णा को, ये लिख रहा है किसी को। चलिए हाँ बेटा क्लियर, जरा बताइए मुझे कि कंक्लूजन में आप क्या लिखना चाहेंगे। हाँ जी बेटे बताइए जरा। कंक्लूजन में क्या लिखना चाहेंगे सोशल मीडिया के लिए? तो याद रखना कि कंक्लूजन में हमेशा क्या लिखना है? इफेक्टिव सेल्फ मार्केटिंग ऑन सोशल मीडिया रिक्वायर्स अ बैलेंस बिटवीन ऑथेंटिसिटी एंड स्ट्रेटेजिक कंटेंट, कि सोशल मीडिया पर प्रभावी मार्केटिंग करने के लिए प्रामाणिकता जरूरी है, ऑथेंटिसिटी जरूरत है, ऑनेस्टी जरूरी है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों अब मैं आपको सोशल मीडिया पे पूरा, इसको जरा लिखिए, इसको लिखिए जरा, मैं पढ़ के समझा रहा हूं, आप चाहें तो लिख सकते हैं। अरे 600 वर्ड नहीं हुए बेटा आशु, अगर मैं 600 वर्ड कराऊंगा तो फिर चार भी अनसीन एक्से कराऊंगा तो बेटा कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा। टाइम कहाँ है? 21 तारीख को एग्जाम है। जल्दी बताइए बेटा, इसको आप समझते हैं जरा। इन द डिजिटल एज, के डिजिटल एज में सोशल मीडिया हैज बिकम अ पावरफुल प्लेटफॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, कि सोशल मीडिया बन चुका है सशक्त मंच अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। आगे, एंड कनेक्शन, हाउएवर इट हैज आल्सो ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ स्पेस वेयर इंडिविजुअल मार्केट देमसेल्फ, कि हालांकि ये एक ऐसा मंच बन चुका है जहां पर आप खुद की मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है बेटा। आगे, केयरफुली क्यूरेटिंग देयर ऑनलाइन पर्सन टू प्रोजेक्ट अ सर्टेन इमेज, कि लोग ध्यान से क्यूरेट करते हैं, कोई भी चीज क्रिएट करते हैं ताकि अपनी एक इमेज बना सकें, ठीक है बेटा। आगे, दिस फिनोमेना ऑफ सेल्फ मार्केटिंग ऑन सोशल मीडिया रेजेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ये जो पहलू है सोशल मीडिया पर अपने आप को आगे बढ़ाने का, ये इंपॉर्टेंट है ना। अबाउट आइडेंटिटी, किसके लिए? अपनी आइडेंटिटी के लिए। ऑथेंटिसिटी एंड प्रेशर्स ऑफ मेंटेनिंग अ पब्लिक इमेज,
कि इंसान पे एक प्रेशर रहता है अपनी पब्लिक इमेज मेंटेन रखने के लिए। दिस इजी एक्सप्लोज हाउ टू सोशल मीडिया हैज चेंज द वे ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट देमसेल्फ, कि ये ऐसे ये ध्यान बताता है कि सोशल मीडिया कैसे व्यक्ति विशेष को खुद को प्रमोट करने के लिए जरूरी है। क्या ये क्लियर हो गया बच्चों? क्या ये क्लियर हो गया बच्चों? जल्दी से बताइए। हाँ बड़ा जल्दी से बताओ, क्या ये क्लियर हो गया? क्या ये क्लियर है बेटा? जल्दी से बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, शाबाश। नेक्स्ट। अच्छा, आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इधर उधर के मैसेज ना करें। आप देखें कुछ बच्चे क्लास में केवल पढ़ने आए हैं, वो पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब अगला पॉइंट क्या है, इसको देखिए। विद द एडवेंट, यानी एडवेंट का मतलब है आगमन, विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम, कि इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के आने की वजह से, ट्विटर के आने की वजह से, लिंक्डइन आने की वजह से, कॉन्सेप्ट अपने आप को ब्रांड बनने का कॉन्सेप्ट जो है हैज गेन पॉपुलैरिटी, कि अपने आप को फेमस करने का एक सही तरीका बन चुका है। आगे, a personal brand refers to the carefully crafted image or identity that an individual present to the public, कि जो पर्सनल ब्रांड है इसका मतलब है कि आप बड़े ध्यान से, सजगता से अपनी इमेज बनाते हैं, अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं, अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं पब्लिक के बीच में। आगे, दिस कैन इंक्लूड देयर प्रोफेशनल एंड अचीवमेंट्स, कि यहां पर उनकी प्रोफेशनल अचीवमेंट जो उपलब्धियां हैं वो उसको दर्शाते हैं, लाइफस्टाइल दर्शाते हैं, अपनी पसंद दिखाते हैं। जैसे मैंने एक बच्ची का सोशल मीडिया पे देखा यूट्यूब पर, वो बताती है कि आज मैंने चाउमीन खाई और उसके बाद मैंने ब्रेड पकौड़ा लिए और गरीबों में बांटे। उसके बाद उसने कहा कि आज देखो मैं कंबल धोऊंगी। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस पर 30 लाख व्यूज थे। कंबल धोने का वीडियो देखकर 30 लाख व्यूज, यानी कि लोगों के पास कितना टाइम है ये सब चीजें करने का। ठीक है बेटा, क्यूरेटिंग मतलब होता है बनाना। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगली चीज क्या है, इसको ध्यान देखिए। सोशल मीडिया अलाउज इंडिविजुअल टू शेयर एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ, कि सोशल मीडिया अलाउ करती है आप अपनी जिंदगी शेयर कर सकते हैं। दैट कैन इन्फ्लुएंस हाउ अदर्स परसीव, जो प्रभावित कर सकता है कि कैसे उनकी धारणा बदले। द राइज ऑफ पर्सनल ब्रांड रिफ्लेक्ट्स अ शिफ्ट इन हाउ पीपल व्यू देमसेल्फ, और यदि आप ब्रांड बनते हैं तो लोग अपना नजरिया बदल सकते हैं। क्या ये क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ बेटा, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? जल्दी से बताइए, शाबाश। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। कल जो बताई थी, जैसे मैंने कहा पिछले 10 सालों में ये टॉपिक है ना, ये टॉपिक है जो एग्जाम में आए हैं। अब इससे बाहर का कोई भी टॉपिक एग्जाम में नहीं आएगा, तो सबसे पहले आप कौन सा टॉपिक, इसको छोड़कर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको कभी मत छूना, ये सबसे खतरनाक है। अब मुझे बताइए इनमें से कौन सा टॉपिक आप करना चाहेंगे, जल्दी से बताइए प्लीज, जल्दी बताइए कौन सा टॉपिक है। हाँ बेटा, ग्रामर पढ़ाऊंगा मैं। जल्दी बताओ बेटा, कौन सा टॉपिक है जो आप करना चाहेंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाँ बेटा, प्रीवियस स्लाइड में दिखा दी है इंडियन सोसाइटी ना, बच्चों ने कहा है इंटरनल सिक्योरिटी। चलिए 1 और 3, चलो दोनों करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इस बारे में, ठीक है बच्चे? चलिए तो 1 और 3 देख लेते हैं। पहले 1, क्योंकि 50% बच्चे 1 कह रहे हैं, 50% बच्चे 3 कह रहे हैं। तो सबसे पहले इंडियन सोसाइटी। अब सबसे पहली चीज जो आपको इंडियन सोसाइटी में लिखनी है वो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखे? इंट्रोडक्शन टू इंडियन सोसाइटी, यानी कि भारतीय समाज का परिचय। अब परिचय के मुख्य तरीके हैं। पहला है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब मुझे आप बताएं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, क्योंकि आप में से कई बच्चे हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे, कि इंडियन सोसाइटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आप क्या क्या लिखेंगे, जरा बताइए, जरा शाबाश, जरा बताइए बेटा, शाबाश। हाँ बेटा, इसके बाद मैं इंटरनल सिक्योरिटी करवाऊंगा, जरा बताएं जल्दी से।
सारे बच्चे बताइए मुझे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आप क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं, जरा बताएं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये बेटा बाद में करेंगे, अब बेटा सारे पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, सारे पढ़ाऊंगा, जरा बताइए, शाबाश। और जो नहीं पढ़ा पाऊंगा टाइम की वजह से, कमी की वजह से, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। वर्ना सिस्टम, वेरी गुड, एक बच्चे ने बताया, बहुत अच्छा पॉइंट, वर्ना सिस्टम, वैदिक समाज, स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, वेरी गुड, कास्ट, चलिए ब्रांड, बैंड सोसाइटी, कास्ट सोसाइटी, चलिए शाबाश, आगे बढ़ते हैं। अब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यानी डिटेल्ड स्ट्रक्चर, अब हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है, मुझे यकीन है हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट, डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी, ये सेकंड पॉइंट है कि भारतीय समाज में विविधता, इसमें क्या क्या आएगा। 3 प्रकार की विविधताएं होती हैं। पहली कल्चरल विविधता यानी सांस्कृतिक विविधता, रिलीजियस विविधता यानी धार्मिक बहुलवाद, जिसको हम कहते हैं रिलीजियस प्लूरलिज्म, और तीसरा है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी यानी भाषाई विविधता। ठीक है बच्चों, अब आप मुझे बताएं कि इंडिया में कितनी भाषाएं हैं, आधिकारिक भाषाएं क्या क्या होती हैं, जरा बताइए। यस गाइस, जल्दी से बताइए, आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं भारत में, जरा बताइए, शाबाश। हाँ बच्चों, जल्दी से बताइए। 22, बिल्कुल बच्चों ने कहा है 22 है। चलिए नेक्स्ट, अब इसके बाद जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन यानी सामाजिक स्तरीकरण। इसका मतलब क्या है, सामाजिक स्तरीकरण कितने होते हैं, 3। पहला जाति व्यवस्था, दूसरा वर्ग विभाजन, और तीसरा जेंडर इक्वलिटी, इनइक्वलिटी। क्या बात है, बच्चे तो खतरनाक हैं, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, मजा आ गया, सभी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। एक बच्चे ने लिखा है एक ही भाषा है ऑफिशियली, तो खतरनाक लिखा है भाई। अब देखिए यहां पर इन तीनों पॉइंट को डिस्कस करेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, देखिए, अर्बनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, यानी कि आप इंडियन सोसाइटी में, भाई आपने भूतकाल की बात की, उसके बाद किसकी बात करेंगे, वर्तमान काल की। ठीक है बेटा, क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट अर्बनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन, शहरीकरण और आधुनिकीकरण में क्या क्या लिखना है। पहला शहरीकरण के प्रभाव यानी कि इंपैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, इसके बाद चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर यानी पारिवारिक संरचनाओं में बदलाव। ठीक है, आप मुझे बताएं कि आप किस परिवार में रहना चाहेंगे, सिंगल फैमिली या फिर जॉइंट फैमिली, जरा बताइए, जल्दी बताइए बच्चों। हाँ बेटा जल्दी से बताइए, शाबाश। जॉइंट फैमिली बेहतर है या सिंगल फैमिली। अब सिंगल फैमिली को क्या कहते हैं, जरा बताइए जल्दी से। हाँ जी, इसको न्यूक्लियर फैमिली भी कहा जाता है। ओके, जॉइंट फैमिली, ओके, जॉइंट फैमिली सही बच्चे लिख रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली, ओके। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब होता है माता पिता और बच्चे, बस। और जॉइंट फैमिली मतलब दादाजी, दादी जी, चाचा जी, ताऊ जी। तो बेटा आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि जॉइंट फैमिली के फायदे क्या हैं या क्या क्या चीजें आप लिखना चाहें। वेरी गुड, वेरी गुड। इसके बाद अगली चीज है इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी का सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ा है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़ी देर में। क्या मैं आगे बढ़ूं बेटा, अगला पॉइंट देखें, ये क्लियर हो गया, जल्दी बताइए बेटा, क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया, जल्दी से बताइए प्लीज। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया, जल्दी से बताएं, शाबाश। यस गाइस, क्या ये क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ बेटा, शाबाश बेटा, क्या ये क्लियर है, क्या हम आगे बढ़े, चलिए शाबाश। नेक्स्ट, पांचवा पॉइंट आप लिख सकते हैं सोशल मूवमेंट्स एंड रिफॉर्म्स, के सामाजिक आंदोलन और सुधार। आप इसमें सामाजिक आंदोलन और सुधार के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, कैसे। पहला दलित राइट मूवमेंट्स, कि दलित अधिकार आंदोलन, ये किसने किया था, जरा बताइए, दलित अधिकार आंदोलन किसने किया था, जल्दी से बताइए, क्या आपके दिमाग में कोई नाम है, जल्दी बताओ बेटा। हाँ बेटा जल्दी से बताइए। चलिए शाबाश,
अभी तक मुझे किसी ने बताया नहीं है। भीमराव अम्बेडकर, ओके, वेरी गुड, अम्बेडकर जी बिल्कुल सही, बिल्कुल, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। तो आप उन महान हस्तियों का नाम, उनके किए गए कार्य उल्लेख कर सकते हैं जब आप दलित अधिकार आंदोलन की बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगली चीज क्या लिखनी है? ओके, अगली चीज आपको लिखनी है यहां पर वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि यह सच्चाई है कि महिलाएं किसी से कम नहीं है। वो हर क्षेत्र में जहां पर पुरुष ने अपना कीर्तिमान हासिल किया, वहां महिलाएं भी, है ना, अपने झंडे गाड़ चुकी हैं। तो बच्चों, वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि इसमें यह क्या है? आंदोलन और होने वाले सुधार, इसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, क्या क्या चीजें महिलाओं ने किया है, ठीक है बेटा। तीसरा, एनवायरमेंटल मूवमेंट यानी पर्यावरणीय आंदोलन। मुझे जरा बताइए, व्हाइट क्रांति यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन जो थी, वो किसके द्वारा चलाई गई थी? चलिए बताना जरा। हाँ बेटा, वेरी गुड, सावित्रीबाई फुले, शर्मिला, क्या नाम है, सावित्रीबाई फुले, बिल्कुल। और कोई? व्हाइट, हरित, देखो एक होता है ना सब। हाँ बताइए जरा। वर्गीस कुरियन, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। और ये बताइए, ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति किसने की थी? जरा बताइए, हरित क्रांति किसने की थी? अरे फूलन देवी ने नहीं की थी भैया हरित क्रांति। नहीं नहीं, फूलन देवी ने हरित क्रांति थोड़ी की थी, किसने की थी जरा बताइए। ओके, स्वामीनाथन, एस एस स्वामीनाथन, ओके, वेरी गुड। चलिए, वेरी गुड, आपको इतनी सारी नॉलेज है, वेरी गुड। तो कौन कहता है ऐसे नहीं लिख पाओगे? बिल्कुल आराम से लिख पाओगे, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात बता दूं मैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं बच्चों की डिमांड आई है ग्रामर की, तो कल से मैं आपको ग्रामर कराऊंगा, ठीक है बेटा। कल से क्या करेंगे? ग्रामर करेंगे, ठीक है। आप चिंता ना करें, कल से मैं ग्रामर शुरू कर दूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे ग्रामर की डिमांड कर रहे हैं, और डिमांड मुझे सही भी है, सही भी है डिमांड, ठीक है बेटा। तो आगे बढ़ जाए बेटा, अगला पॉइंट डिस्कस करें। तो कल से मैं आपको ग्रामर कराऊंगा, क्योंकि बच्चे यही चीज करना चाहते हैं, ठीक है। हाँ बेटा, अनसीन आपको पता लग गया ऐसे राइटिंग कैसे करने हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, चैलेंजेस ऑफ फेसिंग इंडियन सोसाइटी, कि क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो भारतीय समाज में क्या क्या चुनौतियां हैं, जैसे कि सोशल इनक्वलिटी यानी सामाजिक असमानता। दूसरा क्या है? धार्मिक तनाव, रिलीजियस टेंशन। और तीसरा क्या है? पॉपुलेशन प्रेशर। इसके अलावा आप बच्चे, सब बच्चे एक एक पॉइंट बताइए, देखें जरा कोई ऐसा बच्चा है जो एक अच्छा पॉइंट बताता है। हाँ बेटा, कल से ग्रामर होगी, टेंशन ना लें, ठीक है बेटा। मुझे इतनी जल्दी नहीं है, एग्जाम 21 तारीख को है, ठीक है, एग्जाम 21 तारीख को है, जल्दी मुझे नहीं है, ठीक है बेटा। हाँ बेटा, ग्रामर होले नहीं, बिल्कुल स्लो मोशन में कराऊंगा, ठीक है। जरा बताइए, शाबाश। चलिए, वो तो आ गया बेटा, आगे देखो एक बच्चा लिख रहा है स्पोकन इंग्लिश कराइए। अनटचेबिलिटी, कास्ट सिस्टम, ठीक है, वो तो इसमें आ गया, धार्मिक उसमें आ गया, सामाजिक असमानता, बेरोजगारी, गरीबी, वायलेंस। चलिए, शाबाश। अब अगला पॉइंट क्या है जरा देखिएगा, निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? निष्कर्ष में क्या क्या लिख सकते हैं आप लोग? इवॉल्विंग सोसाइटी यानी विकसित होता समाज, कि समाज में क्या क्या चीज में विकास किया है, जरा बताइए जरा, किस किस चीज में समाज ने विकास किया है, जरा बताएं मुझे। आप लोगों से एक एक पॉइंट चाहिए कि समाज में क्या क्या चीजें हैं जो पहले गलत थी या नहीं थी और अब हो रही हैं। हाँ बेटा, 2025 के हिसाब से
ओके, शाबाश। ओके, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुई है, एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट हुई है, और सब्सिडी, ओके ओके, फ्रीडम है, सती प्रथा खत्म है, वो तो राजा राममोहन राय जिन्हें, बाल विवाह, वेरी गुड, वुमेन राइट, गर्ल्स एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी गुड। अनटचेबिलिटी तो खत्म ही हो गई बेटा हिंदुस्तान में, मतलब गैर कानूनी है। एआई बिल्कुल सही है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश। इसके बाद आप क्या क्या लिखेंगे, बैलेंसिंग ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, कि कैसे आप परंपरा और आधुनिकता का संतुलन कर सकते हैं, यानी पारंपरिक भी रहें और आधुनिकता भी रखें, इसके बारे में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है बेटा, जैसे कि आपने देखा होगा कई ऐसे परिवार हैं जो बहुत अमीर हैं, पूरे दुनिया में फेमस हैं, लेकिन अपनी परंपराओं से जुड़े हुए हैं, है ना। आप इसके लिए कोई ना कोई चीज लिख सकते हैं, क्वांटम कंप्यूटर, वेरी गुड। और तीसरा है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, कि क्या क्या भविष्य की संभावनाएं हैं। ठीक है बच्चों, क्या ये क्लियर हो गया? आगे बढ़े बच्चों। अच्छा, ग्रामर में मैं क्या पढ़ाऊंगा थोड़ा सा दिखा दूं आपको। हाँ बेटा, क्या आप, चलिए ग्रामर में एक चीज दिखाता हूं, आपको पता लग जाएगा आप मुझसे ग्रामर में क्या सीखने वाले हैं। अभी ऐसे खत्म नहीं हुआ है, आप ग्रामर में क्या सीखने वाले हैं एक झलक दे देता हूं मैं आपको। ठीक है, मुझे बताइएगा इसमें आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो शाबाश, देखते हैं बच्चे कितने तैयार हैं ग्रामर में, क्योंकि कई बच्चों को बेसिक पता नहीं है। वाक्य है, ऑल इज ऑब्लिक आर वेल। ठीक है, मुझे बताइए बच्चों इसमें क्या सही है, जरा बताना। ए सही है या बी सही है, जरा बताइए। हाँ जरा बताइए, जरा ग्रामर इसमें क्या सही है। हाँ जरा बताइए, ग्रामर में इसमें क्या आएगा, ए या बी, ए और बी में आंसर दो, जरा देखें जरा। चलिए, ग्रामर में बच्चों को बहुत डिमांड थी, आज ग्रामर की इच्छा पूरी कर देते हैं। तो बेटा आप लोग सभी अपने घुटने संभाल लो, घुटने संभाल लो, क्योंकि झटका लगने वाला है। देखो बेटा, दोनों सही, क्या सही है, दोनों सही हैं, क्योंकि मैंने अभी तक देखा कुछ हजार बच्चे आंसर दे चुके हैं अब तक, मगर किसी ने सही आंसर नहीं दिया। अब आके आंसर आया है तो सवाल उठता है, अब आप कहोगे वाई दिस कोलाबोरेटी, ऐसा कैसे हो सकता है। बेटा आपकी आंसर शीट आमिर खान तो चेक नहीं करेगा, तो आइए मैं समझाता हूं ऐसा क्या हुआ। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझाते हैं, है ना। देखो बेटा, पता है हम आंसर कैसे देते हैं, हमें लगता है कि हमारी आंसर शीट ए आर रहमान चेक करेगा या अरिजीत सिंह चेक करेगा। ठीक है, आइए समझते हैं ऐसा क्यों हुआ। देखो बेटा, कॉन्सेप्ट ये है, इसको समझिएगा ध्यान से। ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि इंग्लिश में क्या क्या चीजें आना जरूरी है। पहला, यदि आए, यदि आपके सामने आए ऑल, और ये किसी अनकाउंटेबल नाउन को रिप्रेजेंट करे तो सिंगुलर वर्ब आती है, और यदि ऑल प्लूरल काउंटेबल नाउन यानी बहुवचन संज्ञा को रिप्रेजेंट करे तो प्लूरल वर्ब आती है। अब आप कहेंगे सर एग्जांपल, आइए इसका एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल, ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन बाय राजू इज ऑब्लिक आर यूजफुल। ठीक है, दूसरा वाक्य, ऑल द बॉयज इज ऑब्लिक आर ऑनेस्ट। मुझे दोनों का आंसर चाहिए, किसमें इज आएगा और किसमें आर आएगा, जरा बताना।
हाँ जी, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। पहला वाक्य, वो सारी इंफॉर्मेशन जो राजू ने दी वो काम की है, यूजफुल है। और दूसरा वाक्य, सभी लड़के ईमानदार ईमानदार हैं। ये तो सच भी है, लड़के ईमानदार होते हैं बेचारे। चलिए तो मैं आंसर दे रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा, बड़ा आसान है बेटा। देखो, जब पहले वाक्य में देखिए ऑल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंफॉर्मेशन को। इंफॉर्मेशन कौन है, अनकाउंटेबल नाउन। तो क्या आएगा, अनकाउंटेबल नाउन की वजह से इज आएगा, आर नहीं आएगा। और यहां देखिए ऑल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉयज को, यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो यहां क्या आएगा, यहां पर आर आएगा, इज नहीं आएगा, यानी ऑल की कोई वैल्यू नहीं है यहां पर। अब पहला वाक्य देखिए, इसमें बताइए ऑल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पता ही नहीं लग रहा। अब मान लो, हो सकता है कि कहीं भूकंप आया और मैनेजर ने फोन करके पूछा अपने असिस्टेंट से, क्या सारे कर्मचारी ठीक हैं, सभी लोग ठीक हैं, ऑल एम्प्लॉइज आर वेल, तो आर आता। और यदि कहता कि क्या सब कुछ ठीक है मैटर, तो फिर इज आता। क्लियर हो गया बेटा, क्या ये क्लियर है बेटा। चलिए, तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। ये आपको बताना था कि ग्रामर में क्या क्या चीजें जरूरी है। बेटा ये ग्रामर जरूरी इसलिए है क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है। अब वापस आते हैं इंडियन सोसाइटी पर, ठीक है। देखो, मैंने एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट इसलिए बताया आपको क्योंकि आज देखो आप लोग कल से क्या सीखने वाले हैं ये जरूरी है समझना, ठीक है बेटा। ये क्लियर हो गया, शाबाश। आगे बढ़े, चलिए अब वापस आते हैं ऐसे पर। ऐसे से भटकेंगे नहीं, ठीक है बेटा, ऐसे से बिल्कुल नहीं भटकेंगे। अब वापस आते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जैसे कि ये टॉपिक है जो हमारा चल रहा था। इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखना है अब जरा देखना कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसे लिखा जाता है, ठीक है। इंडियन सोसाइटी हैज इवॉल्व्ड ओवर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस सिविलाइजेशन, रिलीजन एंड कल्चर। कि जो भारतीय समाज है वो कुछ हजार सालों में क्या हुआ है, इवॉल्व हुआ है, यानी कि विकास हुआ है इसमें, सभ्यताओं में। इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस सिविलाइजेशन, रिलीजन एंड कल्चर, जो अलग अलग सभ्यताओं, अलग अलग संस्कृतियों और अलग अलग क्षेत्र से प्रभावित हुआ है। क्लियर हो गया, क्या ये पॉइंट क्लियर है। अब आप मुझे बताएं, अरे इतनी ग्रामर नहीं है बेटा, मैं कल पूरे दिन, अभी 2 दिन 3 दिन ग्रामर चलेगी, टेंशन ना लें, ठीक है। आगे बढ़े, कल से कराऊंगा बेटा, बस बता रहा हूं कि ग्रामर कैसे सीखेंगे आप लोग। आगे बढ़े, क्लियर हो गया ये, क्या ये क्लियर है, क्या ये पॉइंट क्लियर है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। यस गाइस, क्या ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जटिल संरचना। कि इट इज अ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी विथ डाइवर्स सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर दैट को एग्जिस्ट। कि ये एक जटिल समाज है जिसमें अलग अलग समाज हैं, अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग आर्थिक संरचनाएं हैं जो एक साथ रहते हैं, ठीक है बेटा। अब आप मुझे इसका एक एग्जांपल दें, इसका एग्जांपल तो जल्दी से जरा आप मुझे इसका एग्जांपल दीजिए जरा। आपने कहां देखा है जहां पर कई समाज, कई संस्कृतियों और कई आर्थिक अलग है ना, विभिन्नता के साथ साथ भी लोग एक साथ रहते हैं, ऐसा कहां देखा है जरा बताइए। यस गाइस, जल्दी से बताइए। हाँ बेटा, गांव में, ओके, और कहां पर। अच्छा, एक हिंट देता हूं कि ऐसी जगह जो 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन ही होती है, ऐसी कौन कौन सी जगह है। जैसे कि आपने देखा होगा ट्रेन में कई बार अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग आर्थिक स्थिति के लोग, अलग अलग सभ्यताओं के लोग एक साथ रहते हैं ट्रेन में, प्लेन में। ये तो आसान सा एग्जाम्पल है। आप ऐसा कोई एग्जाम्पल दीजिए, जैसे कि आप एग्जाम्पल दे सकते हैं
किसी भी बड़े शहर का, जैसे कि न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में या फिर मुंबई में, एक ही कॉलोनी होगी, एक ही चौल होगी, जहां पर अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग मान्यताओं के लोग रह रहे होंगे। स्कूल, बिल्कुल सही जवाब, स्कूल में, हॉस्पिटल में, बिल्कुल सही। हाँ, क्यों? आपको ऐसी जगह मेंशन करनी है जहां पर लोगों का जो रह रहे हैं वो आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट में है। स्कूल में आते हैं कांटेक्ट में, हॉस्पिटल में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो आप ये चीजें लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है बेटा कि आप लोग ऐसी कोई जगह का उल्लेख करें? जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया स्कूल का, कॉलेज का एग्जाम्पल दिया। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही। जैसे कि, हाँ बेटा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जैसे कि मैं लगभग 2 साल चेन्नई में रहा, तो मैंने वहां पर गिनती सीखी, जैसे वन, रंड, मून, नाल, अंज, आर, एट, एट्टे, अम्बोध, पत्त, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने तमिल में थोड़े बहुत शब्द सीखे। ठीक है, यानी कि इससे क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको मेंशन करना है कि जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, जहां पर कई लोग एक साथ रहते हैं, वहां पर वो क्या क्या सीख सकते हैं, ये एक दूसरे से क्या क्या चीजों का प्रदान करते हैं। ठीक है बच्चों, क्या ये क्लियर है? तनु कह रही है मुझे उधार दे दो। बेटा क्लास में मांगने वाले भी आए हैं क्या? ये कैसे हो सकता है? पैसे मांग रहे हैं, ये कैसे हो गया भाई? बेटा पैसे मत मांगो, यहां पर ऐसे मत बोलो उधार दे दो मुझे कुछ। ये क्या कर रहे हो बेटा? आप महिला हैं, आप तो महिला समाज की इज्जत बना, ऐसा कुछ मत करिए ना बेटा। आप क्या कर रहे हो बेटा? अपनी महिला प्रजाति का तो मेंटेन करिए इज्जत बनाकर, पैसा मांग रही हैं। लड़कियां तो ऐसी कभी नहीं होती बेटा। मैंने पहली बार देखा कोई लड़की ऑनलाइन में क्लास में पैसे मांग रहे हैं। एग्जाम्पल नहीं था बेटा, उसने लिखा था मुझे पैसे दे दो, मुझे कुछ पैसे उधार दे। क्या कर रहे हो बेटा? पूजा कह रही है वो बच्ची है। बेटा ये तो और घटिया बात है, बच्चा होके पैसा मांग रहे हैं। कौन सिखा रहा है बेटा आपको ये? नहीं बेटा, तनु नाम है उसका। मैंने आज तक बेटा अपनी लाइफ में कोई भी ऐसी महिला नहीं देखी जो ऐसे पैसे मांग रही हो। क्या कर रहे हैं यार ये? महिलाएं तो बेटा सम्मान, बेटा आप लोग प्लीज अपने सम्मान का ख्याल रखिए, ऐसा मत कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा कह रहा है गरीबी की मजाक। बेटा गरीब कोई नहीं होता, दिमाग से गरीब होते हैं, आर्थिक रूप से कोई गरीब नहीं होता, मगर पैसा मांगना। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अगली चीज क्या है? डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी, कि भारतीय समाज में क्या क्या विविधताएं हैं। अब विविधताओं में आप क्या करेंगे? कल्चर डाइवर्सिटी। देखो एक बच्चे ने लिखा है सोशल मीडिया का दुरुपयोग। हाँ ये दुरुपयोग बड़ा अच्छा लिखा है ये है। चलिए कल्चरल डाइवर्सिटी में क्या क्या लिखे? इंडिया इज अ मेल्टिंग पॉइंट, पॉट ऑफ वेरियस कल्चर्स, की जो हिंदुस्तान है वो एक मेल्टिंग पॉइंट है अलग अलग सभ्यताओं का, संस्कृतियों का, अलग अलग मान्यताओं का, अलग अलग ट्रेडिशंस का, है ना, रीति रिवाजों का, कस्टम्स का, विथ ईच स्टेट ऑफरिंग यूनिक कल्चर एंड एक्सपीरियंस, जहां हर समाज एक यूनिक कल्चर और एक्सपीरियंस देता है। ठीक है बेटा, क्लियर? अब मेरे को एक सवाल आपसे पूछना है, क्या आप में से कोई बच्चा बता सकता है ट्रेडिशन और कस्टम्स में क्या अंतर है? कोई बताएगा? हाँ बेटा जल्दी से बताइए, ट्रेडिशन और कस्टम में क्या अंतर है, किसी को मालूम है? और यदि आपको लगता है कि आपकी अंग्रेजी कमजोर है, हिंदी तो आती है, तो मैं हिंदी भी लिख देता हूं। ट्रेडिशन यानी कि परंपरा, और रीति रिवाज में क्या अंतर है? कोई बताएगा? परंपरा और रीति रिवाज में क्या अंतर है, जरा बताइए। रीति रिवाज, और मैं दावे से कह सकता हूं आप में से सभी को
अंतर मालूम है मगर कोई बता नहीं पाएगा। आइए देखें जरा कौन बता पाता है। मैंने क्या बोला? मैं दावे से कह रहा हूं कि परंपरा रीति रिवाज का अंतर आप सबको मालूम है, अंतर कोई नहीं बता पाएगा। तो जरा बताएं दोनों का अंतर क्या है। अनुवाद नहीं पूछा बेटा, अनुवाद तो मैंने बता दिया, अंतर क्या है ये बताइए। दोनों एक नहीं है मोहित भारती। एक बच्चा लिख रहा है मुझे पता है। अरे भैया ये नहीं पता ना, पता है, बताओ अंतर क्या है। और मैं दावा भी कर रहा हूं कि अंतर सबको मालूम है, आंसर कोई नहीं बता पाएगा। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि पुरानी होती है, बेटा पुरानी दोनों होती हैं। चलिए अब मैं अंतर बताने जा रहा हूं, अब मैं अंतर बताने जा रहा हूं और मेरे दावे को गलत करके दिखाइएगा। मैंने कहा कि इसका अंतर सबको मालूम है। देखो बेटा इसको समझना ध्यान से कि अंतर क्या है। आइए देखते हैं, फिर आप खुद उछल उछल के कहोगे हाँ सर अंतर तो ये था लेकिन पता नहीं, याद नहीं आया। देखो ट्रेडिशन, फैमिली की होती है, खानदान की परंपरा होती है, यानी कि एक परिवार की परंपरा होती है। और कस्टम सोसाइटी के होते हैं, समाज के। आपने कभी नहीं सुना होगा मेरे खानदान के रीति रिवाज, नहीं, खानदान की परंपरा होती है, समाज के रीति रिवाज होते हैं। क्लियर हो गया कि ट्रेडिशन कनेक्ट्स विद और रिलेट्स विद अ फैमिली, और कस्टम सोसाइटी के होते हैं, समाज के। अंजलि सोनी कह रही हैं कि मणिकांत सर ने बताया था लेकिन भूल गए बच्चे, कितना आसान था। तो आपको ये अंतर पता होना चाहिए, नहीं तो एक्सप्लेन कैसे करोगे। क्या मेरा दावा सही था कि सबको अंतर मालूम था मगर अंतर बताया नहीं किसी ने? अंतर सबको मालूम था, किसी को ध्यान नहीं आया। क्लियर है? क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाऊं मैं? शाबाश। तो आपको जब तक शब्दों का अर्थ और अंतर नहीं पता क्या होगा, तो ध्यान दीजिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो वापस आते हैं यहां पर। तो ये आपका हो गया सेकंड पॉइंट, डाइवर्सिटी इंडियन सोसाइटी। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है देखिए, रिलीजियस प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म का मतलब है बहुलवाद। ठीक है, जैसे मल्टीपल रिलीजियस रीजन सच एज हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म को एग्जिस्ट, कि ये सभी एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं, रिफ्लेक्टिंग द नेशंस प्लूरिस्टिक कैरेक्टर, जो राष्ट्र के बहुलवादी चरित्र को दर्शाता है। क्लियर है? क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया कि रिलीजियस प्लूरलिज्म क्या होता है? हाँ बच्चे, क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? जल्दी से बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, आपने देखा है ना 3 इडियट में एक बात कही गई है, हर जगह ज्ञान मिल रहा है, उस ज्ञान को इकट्ठा कीजिए और उसका प्रयोग कीजिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, भाषाई विविधता। जैसे आप लोगों ने कहा था 22 ऑफिशियल भाषाएं हैं। इंडिया हैज 22 ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस एंड न्यूमरेट डायलेक्ट्स, कि भारत में 22 आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त भाषाएं और कई बोलियां हैं। नेक्स्ट, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट लिंग्विस्टिकली डाइवर्स नेशन, जिससे ये पूरी दुनिया में सर्वाधिक विविध विविध देशों में से एक है। मतलब विविध भाषाओं में सबसे ज्यादा भाषाएं किस में? हिंदुस्तान में है। ठीक है बेटा, क्या ये क्लियर है? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं आशु, बिल्कुल चिंता ना करें। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि सर टाइम चेंज कर दीजिए। अरे भैया, अच्छा थोड़ा स्लो हो जाना है राजत भाई, माफी चाहूंगा, और स्लो हो जाता हूं। ठीक है,
हाँ बेटा। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट। अगला पॉइंट क्या है, आइए इसको देखते हैं। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। अब देखो, स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या है, स्तरीकरण। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। जब भी आपको इस तरह का टॉपिक आए, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन या स्तरीकरण, पहला पॉइंट क्या बताया था, कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था। द कास्ट सिस्टम दो कॉन्स्टिट्यूशनली अबॉलिश, कि जो जाति व्यवस्था है उसको संवैधानिक तरीके से अबॉलिश कर दिया गया। मतलब अबॉलिश का मतलब जड़ से खत्म कर देना। स्टिल प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन सोशल इंटरेक्शन। ये अभी भी समाज के अंतर क्रियाओं में, जब आपस में जो अलग अलग समाज के लोग मिलते हैं, उसमें यह दिखाई देता है, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज पर, अलग अलग मौकों पर। ठीक है बेटा, क्या ये क्लियर है? अब इस पर आप कुछ घटनाएं मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। नहीं बेटा कुमारी बहन, मैं टाइम चेंज नहीं करूंगा, क्लास इसी टाइम रहेगी 2 से 4। ठीक है। इसमें आप किसी घटना का उल्लेख कर सकते हैं। आप ये चीजें देख सकते हैं, जैसे मुझे याद है बचपन में मैंने देखा था गांव में कि वहां पर जो कुछ लोग हैं जो हुक्का नहीं पी सकते विशेष लोगों के साथ। तो हर है ना, हर धर्म में अलग अलग कास्ट के लोग अलग अलग ग्रुप में हुक्का पीते थे। ठीक। तो ये चीजें आप मेंशन कर सकते हैं, कोई भी घटना मेंशन कर सकते हैं, लेकिन सही शब्दों के साथ। आप लोग मुझे जरा, हाँ बेटा आगे बढ़े। चलिए, हाँ बेटा मैं क्लास खत्म करूंगा 3:50 पर, 3:50, 2 से 3:50 तक क्लास चलेगी। चलिए चलो अगला, नेक्स्ट। बेटा ये कौन बच्ची है, तनु, ये वही है जो पैसे मांग रही थी, अब कह रही है नमक खत्म हो गया घर में, नमक मांगने जाते हो। ये तुम हर चीज मांगती हो, टूथपेस्ट भी मांग रही हो। बेटा ये जो, बेटा आप कौन है जो यहाँ पर सबके सामने बुलेटिन करके बता रही हैं नमक खत्म हो गया, नमक चाहिए, टूथपेस्ट खत्म हो गया, टूथपेस्ट चाहिए। क्या कर रहे हो बेटा? तो बेटा आपसे रिक्वेस्ट है, ये सारे काम आप एक काम करिए, यूट्यूब पे जाके मांग लीजिए बहन। विश्वास मानो, कई ऐसे दयालु लड़के हैं जो आपको पैसे दे देंगे, है ना, टूथपेस्ट भी खरीद के दे देंगे आपको। यहां बार बार ये लिख रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा? है, चलो कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। तो खतरनाक बच्चा है क्लास में। अब आगे आप बात कर सकते हैं क्लास डिवीजन की, वर्ग विभाजन, है ना। नहीं बेटा देखो बेटा, नहीं ऐसे लोग समाज में जरूरी हैं, पता है क्यों? अब ये पता है एक्चुअली क्या, इसने पैसे मांगे सच में, अब बेजिद्दी हो गई, तो अब ये कह रही है कि मजाक कर रही हूँ, उसने बचा रही। कोई बात नहीं बेटा, देखो ऐसे लोग समाज में क्यों जरूरी हैं पता है आपको? हाँ बेटा आप बताओ, ऐसे लोग क्यों जरूरी हैं पता है समाज में? किसी को पता है ऐसे लोग क्यों जरूरी हैं? मैं बताता हूं भाई, ये बताओ ऐसे लोग, भाई आपको कोई छोटा भाई बहन कहेगा कि भैया या दीदी ये बताओ, ये सब लोग चिरकुट, चिरकुट क्या होता है? तो आपको बताने के लिए एग्जांपल चाहिए ना, ये होते हैं चिरकुट। दूसरी बात, ऐसे लोग क्यों जरूरी हैं? जब आप अधिकारी बनेंगे, ऑफिस में बैठेंगे, तो फिर प्यास लगने पे बाहर थोड़ी जाओगे, घंटी बजाओगे तो पानी पिलाने कौन आएगा? ऐसे लोग। तो ऐसे लोग जरूरी है बेटा। मालिक मालिक तब है जब नौकर हो साथ में, बॉस तभी है जब उसके जूनियर हो। कोई बात नहीं, ऐसे लोग जरूरी है बेटा, समाज में जरूरी है बेटा। हाँ कोई काम बुरा नहीं होता, हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम करता है। कोई ड्राइवर है, कोई चौकीदार है, तो काम में कोई बुराई नहीं है। चलो कोई बात नहीं बेटा, होता है।
ये प्रशांत किसको कह रहे हो बेटा? प्रशांत कौन है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वर्ग विभाजन, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, यानी कि आर्थिक अंतर जो है, क्रिएट डिस्टिंक्ट सोशल क्लासेस, कि आर्थिक अंतर से सामाजिक अंतर पैदा होता है। अफेक्टिंग एक्सेस टू एजुकेशन, जिससे आपने देखा होगा ना, जो गरीब है वो क्या करता है? गरीब व्यक्ति जो है वो एक गरीब से स्कूल में पढ़ाता है जहां सुविधाएं की कमी होती है, अच्छी एजुकेशन नहीं होती। और जो अमीर व्यक्ति है वो अपने बच्चों को, जैसे मुझे याद है कि मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, उनकी बेटी पढ़ रही है एक कॉलेज में, सॉरी स्कूल में उस स्कूल की फीस केवल 23 लाख रुपए सालाना है। स्कूल की फीस। और बच्ची किस क्लास में? 5वीं क्लास में है शायद वो अभी, हाँ 5वीं में ही है, क्योंकि पिछले साल वो 4th में थी, याद आ गया मुझे। तो 23 लाख रुपए फीस। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि कैसे आर्थिक स्थिति आपके बच्चों के एजुकेशन पे प्रभाव डाल सकती है। ठीक है, हेल्थ केयर पे प्रभाव डाल सकती है। कई लोग हैं जो बीमारी का इलाज करोड़ों के रुपए खर्च कर लेते हैं। अब कई लोग हैं जो बीमारी में, छोटी मोटी बीमारी में भी अपना इलाज नहीं करा पाते, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला, जेंडर इनइक्वालिटी, लैंगिक असमानता। ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स कंटिन्यू टू इंफ्लुएंस द स्टेटस ऑफ वुमेन, कि जो पारंपरिक लिंग भूमिकाएं महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करती है, दो देयर इज इंक्रीजिंग प्रोग्रेस टुवर्ड जेंडर इक्वालिटी। हाँ, मगर कि जेंडर इक्वालिटी पर अब धीरे धीरे विकास हो रहा है। आप मुझे बताएं, सब बच्चे एक पॉइंट बताएं कि जेंडर इक्वालिटी के लिए क्या होना चाहिए समाज में सुधार। सारे बच्चे एक एक पॉइंट बताइए। हाँ जरा बताओ, जेंडर इक्वालिटी के लिए क्या सुझाव आप लिखना चाहेंगे? हाँ जल्दी बताओ बेटा। एजुकेशन बहुत अच्छा पॉइंट है, और कुछ? एजुकेशन, ओके, और कुछ? अब देखो बेटा, आपने लिखा एजुकेशन। अगर मैं कहूं कि मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूं, कारण ऐसा नहीं है कि जेंडर इनइक्वालिटी अनपढ़ लोगों में होती है, पढ़े लिखों में भी होती है। पढ़े लिखों में भी होती है, अनपढ़ में भी होती है, कम पढ़े लिखों में भी होती है। इसका मतलब यह है कि जो भेदभाव है, महिला पुरुष में भेदभाव है, उसका संबंध शिक्षा से नहीं है। उसका संबंध इस बात से है कि लोगों की सोच और नजरिया बेहतर हो, है ना। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, गुड पॉइंट। बराबर की भागीदारी, वेरी गुड पॉइंट। मगर कैसे मिले? लड़कियां भी देखो, दोनों को मौका बराबर मिले, दोनों ही आगे बढ़ने के लिए कड़ी और ईमानदारी से मेहनत करें। और इसके लिए आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो आप इसका सिंपल सा लॉजिक है, क्या है? एक मिनट बेटा, पानी पी लो जरा, प्यास लगाई, जरा खांसी हो रही है। आप इसमें एक बात बड़े आराम से लिख सकते हैं कि यह चीज पुरुषों के अंदर बचपन में ही डाली जानी चाहिए। यदि माता पिता अपने लड़कों को शिक्षित करें, महिलाओं के प्रति रिस्पेक्ट की भावना, अब ये लिख सकते हैं क्या कि इफ पेरेंट्स पुट या सीड्स देयर बॉयज और, है ना, चिल्ड्रन फॉर रिस्पेक्ट, हम्बलनेस टुवर्ड्स द फीमेल, ये चीज बहुत जरूरी है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, पेरेंट्स अपने बच्चों को ये सिखाएं, आप ये चीज लिखिए, इस बारे में करिए। ठीक है बेटा। हाँ, ये शुरुआत बेटा घर से ही शुरू होती है। ठीक है, क्योंकि अगर घर पे ये चीज अपने लड़कों को सिखाई जाएगी, तब जाकर ये चीज लड़कों में आएगी। ये बेसिक एथिक्स है
इसके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, आप जो भी देखो बेटा, आप वो लिखें जो जनरली नॉलेज में है, लेकिन यदि आप अपना वो विचार लिखते हैं जिससे सभी सहमत होंगे तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, अगला पॉइंट क्या है? शहरीकरण और आधुनिकीकरण। इसमें पहला पॉइंट क्या होगा? इंपैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, यानी शहरीकरण के प्रभाव। इसमें क्या क्या आएगा, आइए देखते हैं। द माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज हैज लेड टू सिग्निफिकेंट चेंजेस, कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जो माइग्रेशन हुआ, यानी कि पलायन हुआ, उसकी वजह से सिग्निफिकेंट चेंजेस आए, यानी कि अभूतपूर्व बदलाव आए। कहां पर? पारिवारिक ढांचे में, उनके लाइफस्टाइल में और सोशल नॉर्म्स में, यानी कि मानदंडों में। आप मुझे बताएं, एक एक पॉइंट सारे बच्चे बताएंगे कि जो गांव के ग्रामीण बच्चे हैं, जब वो शहर में आए नौकरी की तलाश में, शिक्षा की तलाश में, तो इससे क्या प्रभाव आया गांव में, इसका एक पॉइंट, और क्या प्रभाव आया शहर में, इसका एक पॉइंट। जरा बताइए। हाँ बेटा, जरा बताइए बेटा। 10 बजे क्लास, रात को 10 बजे क्लास। बेटा सुनो आशीष, मैं नहीं लूंगा 10 बजे क्लास, सुबह 10 बजे भी नहीं लूंगा, 2 बजे, 2 बजे और 2 बजे। ठीक है, हाँ जरा बताइए इस पर क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ा? एक प्रभाव गांव का और एक प्रभाव शहर का, बताइए जरा। हाँ बेटा जरा बताएं। ओके, एक ने कहा है लैंग्वेज में बदलाव आया है, थिंकिंग डेवलप हुई है, पॉपुलेशन बढ़ी है। बिल्कुल, कि शहरों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अब देखो इसमें क्या क्या पॉइंट लिखे जा सकते हैं, देखो इसमें क्या क्या पॉइंट लिखे जा सकते हैं, ध्यान से देखिए। पहला डेंसिटी, यानी कि शहर थोड़ी बड़े हो रहे हैं, शहर तो उतने ही रहेंगे, थोड़ी कि रबड़ की तरह खींच दो शहर को, नहीं। तो एक तो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इससे क्या हो रही है, इससे जो डिमांड है वो भी बढ़ रही है ना। भाई जितने लोग बढ़ेंगे उतना ही कंस्ट्रक्शन काम बढ़ेगा, उतना ही, है ना, बाजार डेवलप होगा, उतना ही बिजनेस डेवलप होगा। अब ये कहां हो रहा है? शहरों में। लेकिन ज्यादा जनसंख्या हो तो क्या होता है? मैनेजमेंट, है ना, मैनेजमेंट संभालने के लिए क्या चाहिए? व्यवस्था के लिए मैनेजमेंट संभालने के लिए क्या चाहिए? सही प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, है ना, सही प्रॉपर प्लानिंग। जैसे कि आपको पता होगा कि मुझे याद है आज से 19 लगभग 24 साल पहले जब मैं दिल्ली आया था, कोई मेट्रो नहीं थी, मगर रोड पर ट्रैफिक था, इतना नहीं था। आज की तारीख में, कोविड से पहले मैंने देखता था कि मेट्रो में लोग ऐसे घुसते थे कि ठूस ठूस के जैसे को धक्का दे के घुस रहे हैं। फिर अभी कोविड के बाद इतना समय बीत गया, भीड़ लगभग, है ना, 1/4 कम हो गई है। तो पॉपुलेशन, गंदगी, बीमारी, ये भी है। ठीक है, अब शहरों में पॉजिटिव प्रभाव भी पड़े हैं, पॉजिटिव प्रभाव भी पड़े हैं, जैसे कि शिक्षा डेवलप हुई है, मॉडर्नाइजेशन हुआ है, लोगों में अधिक से अधिक शिक्षा का प्रभाव पड़ रहा है, लोग नई नई चीजें सीख रहे हैं, अपना करियर अलग अलग चीजों में बना रहे हैं, ऐसा करियर जो पहले सोच नहीं सकते थे वो करियर बन रहा है। अब गांव में क्या हो रहा है? गांव में सबसे पहले फैमिली इससे प्रभावित होती है। कैसे? आप ये लिख सकते हैं कि वृद्ध माता पिता, जो ओल्ड एज लोग हैं घरों में, वो अपने बच्चों की आस में रहते हैं कि वो आएंगे, मगर बच्चों के पास टाइम नहीं है। क्यों? है ना, क्यों नहीं है? क्योंकि उनका अपना करियर देखना है। अब उनका भी बच्चे हो गए हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो कब चाहे छुट्टी लें। तो ये सब चीजें आप लिख सकते हैं। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज क्या है? ऐसा नहीं, विकास भी हुआ है, डेवलपमेंट भी हुआ है। डेवलपमेंट क्या हुआ है? डेवलपमेंट क्या हुआ है बताइए। कि भाई जो, अब जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति, गांव का बच्चा पढ़ लिख कर शहर गया, उसने अच्छी और पढ़ाई की और वो चला गया अमेरिका आईआईटी करने के बाद,
तो घर में उसने अपने गांव में विकास किया, पैसा लगाया, स्कूल खोला, इस तरह की चीज लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। अब देखो, आपको एक कमाल की बात बताता हूं। देखो बेटा, कोई भी टैलेंट शहर और गांव का मोहताज नहीं है। अधिकतर स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, अधिकतर जो पॉलिटिशियन हैं ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, जितने भी वैज्ञानिक हैं अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। तो गांव में बेटा टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं है, पर एक कमी है क्या, उनको सही मौके नहीं मिलते, सही गाइडेंस नहीं मिलती। आप इसके बारे में सब कुछ लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। बबीता जी, बिजली कटौती आज से 15-16 साल पहले होती थी, अब नहीं होती है। मुझे याद है क्योंकि मैं वृंदावन से हूं, तो वृंदावन में तो गांव में कम बिजली कटती थी, लेकिन पहले मुझे याद है जो आसपास के गांव थे, 12 दिन रात में नहीं, 1 हफ्ते या 15 दिन रात में कटेगी और दिन में रहेगी, और 1 हफ्ते दिन में कटेगी, रात में रहेगी। ये पहले होता था, अब कहाँ होता है ये, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिषेक बेटा, पहली चीज तो ये पीपीटी नहीं है, ये पीडीएफ है। दूसरी चीज, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, टेंशन ना लें। ठीक है, मिल जाएगी बेटा, मैं पहले कह चुका हूं। क्लास के तुरंत बाद मैं मैनेजमेंट से बात करूंगा। आरजी गोयल, यू आर फ्रॉम वृंदावन, ओके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट चीज, चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर्स, यानी कि परिवार की संरचना में बदलाव आता है। अब किस तरह का बदलाव आता है जरा देखें। द राइज ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज, की जो न्यूक्लियर एकल परिवार है, स्पेशली इन अर्बन एरियाज, विशेष तौर से शहरी क्षेत्रों में, इज रीशेपिंग द ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली सिस्टम, जो पारंपरिक संयुक्त परिवार प्रणाली को नए रूप से बदल रहा है। ठीक है बेटा। चलिए, हाँ बेटा नजमा, इधर देखो बहन, ये कीवर्ड यही तो है, कीवर्ड। आगे बढ़े बेटा, चलिए आगे बढ़े। अच्छा, इन्वर्टर चला गया, वेरी गुड बेटा। ये सूचना आपने मुझे बता के बहुत अच्छा किया कि इन्वर्टर आ गया है ना। मैं सोच ही रहा था कि ये सूचना कोई बता नहीं रहा, कोई है ना। चलो, बड़ा सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे आप लोग। इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि प्रौद्योगिकी का प्रभाव। कैसे? मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड राइज ऑफ सोशल मीडिया आर रैपिडली ट्रांसफॉर्मिंग कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन। कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, राइज ऑफ टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है, ये कम्युनिकेशन को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। चलो शाबाश। अगली चीज क्या है, आइए ये भी देख लेते हैं। ठीक है, अगला है विमेन एम्पावरमेंट, कि इंक्रीज एफर्ट टुवर्ड्स विमेन एजुकेशन, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आर रीशेपिंग सोशल नॉर्म्स। यानी कि जो महिलाओं की शिक्षा, आर्थिक भागीदारी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की दिशा में बढ़ते प्रयास सामाजिक मानदंडों को नया आकार दे रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट पर आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अगली चीज, आगे बढ़े। अब यहां पर आप कंक्लूजन में बहुत कुछ लिख सकते हैं। ये चीज, अच्छा ये चीज जो है, इसी को जो 600 वर्ड्स में ये है, ये आपको बेटा पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरा आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट हैं उसी के। अब हम नया टॉपिक करेंगे। नया टॉपिक क्या है जरा देख लेते हैं, निष्कर्ष आपको पूरा मिल जाएगा। नया टॉपिक आपके सामने है इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, देखो समय की कमी की वजह से मैं आपको केवल बेसिक बता रहा हूं। ठीक है बेटा। अभिषेक बेटा, ये क्या कर रहे हो आप, लिख रहे हो आप गुस्सा क्यों हो रही हैं अंबिका बेटा। अभिषेक, लड़कों की इज्जत मेंटेन रखो, आपको शोभा देता है। अब यूपीएससी क्लास में लड़कियों से बहस कर रहे हैं, क्या ये सही है? क्या ये सही है बेटा? ये गलत है ना। ठीक है। अच्छा, कई बच्चे पूछ रहे थे कि क्लास कितने दिन चलेगी। बेटा ये क्लास चलेगी लगभग 7 से 10 दिन। 7 से 10 दिन चलेगी ये क्लास इंग्लिश की, क्योंकि 21 तारीख को एग्जाम है। ये उसको टारगेट मिलने की बनी है। ठीक है बेटा, ऐसा नहीं है कि ये 5-6 महीने चलेगी, ये 7 से 10 दिन क्लास चलेगी। ठीक है,
इसलिए मैं हर चीज को, है ना, ये क्लास बेटा किसके लिए है पता है? ये क्लास उन बच्चों के लिए है ना, जो 21 तारीख को एग्जाम दे रहे हैं। हाँ, काम आपकी भी 100% आएगी, ठीक है बेटा। चलिए, और 2 या 25 के हिसाब से अलग से। हाँ बेटा, 10 दिन की क्लास में मेरे को सब कुछ कवर करना है बेटा। अच्छा बच्चों, मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं बेटा, मेरी स्पीड अभी देखी नहीं है आपने, ठीक है? नेक्स्ट, अब इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में आप लोग मुझे पॉइंट्स दीजिए। जो सबसे अच्छा पॉइंट होगा, मैं यहां पर जो सबसे अच्छे 5 पॉइंट होंगे वो मैं यहां पर लिखूंगा, जो आपके द्वारा दिए जाएंगे। मगर अगर सभी के पॉइंट ना लिख पाऊं या किसी बच्चे का पॉइंट रह जाए तो माफी चाहूंगा। अब जरा बताइए, नहीं बेटा बिल्कुल पढ़ो, अरे 2025 वाले भी पढ़ो, उसमें क्या है, ठीक है? हाँ जी, जरा बताइए। जल्दी बताओ बेटा। हाँ लवकुश, मैं पढ़ रहा हूं बेटा कुछ। साइबर, ओके, एक पॉइंट आया है, बहुत अच्छा। साइबर, और कोई पॉइंट अच्छा सा? नक्सलिज्म, नक्सलिज्म या नक्सलिज्म, वेरी गुड। और कोई पॉइंट है? हाँ, डिफेंस तो टॉपिक है बेटा। साइबर सिक्योरिटी बिल्कुल सही है। बॉर्डर सिक्योरिटी बिल्कुल सही है। बॉर्डर सिक्योरिटी बिल्कुल सही पॉइंट है। टेररिज्म बिल्कुल सही है। टेररिज्म मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। एक और 5वां पॉइंट बताइए। मनी लॉन्ड्रिंग, बहुत बड़ी चीज, मनी लॉन्ड्रिंग, वेरी गुड। मैं बताऊं, वैसे बच्चों ने इसके अलावा 15 पॉइंट और लिखे हैं जो बहुत अच्छे लगे मुझे। हाँ बेटा, बिल्कुल सही है। हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या हम इनके पॉइंट्स डिस्कस कर लें? क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लें? हाँ बेटा, जल्दी से बताइए। देखो बेटा, सबसे पहली चीज जो जरूरी है वो क्या, इसको ध्यान से देखिएगा। आपका 600 शब्दों का आता है ऐसे राइटिंग, ठीक है? इसमें सबसे पहली चीज, आपको कितने पैराग्राफ लिखने चाहिए? पैराग्राफ होने चाहिए कम से कम 6 से 8, कम से कम 6 और मैक्सिमम 8 पैराग्राफ होने चाहिए। आप हर पैराग्राफ की हेडिंग लिखें कि ये किस पॉइंट में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है बेटा? ये जरूरी है बहुत ज्यादा। एम आई क्लियर? चलिए आगे बढ़े। तो अब पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी और डेफिनेशन ऑफ इंपॉर्टेंस। यहीं से शुरुआत करेंगे हम लोग। सबसे पहले पॉइंट से ध्यान से देखना बेटा। तो पहला पॉइंट क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, यानी सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन करना है आंतरिक सुरक्षा का परिचय। अब इसमें पहला क्या है? डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस, कि इंटरनल सिक्योरिटी रिफर्स टू द मेजर्स एंड स्ट्रेटेजीज अडॉप्टेड बाय कंट्री टू मेंटेन पीस। इसका मतलब क्या है कि आंतरिक सुरक्षा, हिंदी अर्थ क्या है? आंतरिक सुरक्षा का मतलब क्या है? वो मेजर्स यानी वे कदम या फिर वो प्लानिंग जो अपनाई जाती है किसी देश के द्वारा ताकि वो शांति को मेंटेन रखें, कानून को कायम रखें, और मैनेजमेंट जो है वो सीमित रहे, कंट्रोल में रहे, विद इन इट्स बॉर्डर, मतलब कि सीमा के अंदर, सीमा से बाहर नहीं, सीमा के अंदर की बात हो रही है, ठीक है? इसके बाद इट इज क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग द सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द नेशन। ये बहुत जरूरी है कि इसे सुनिश्चित करना राष्ट्र की सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखना। क्या ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया? क्या ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया? हाँ बच्चे, क्या ये पहला पॉइंट क्लियर है? जल्दी से बताइए। यस गाइस, क्या ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ बेटा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट, अब इसी का पहला पॉइंट, जैसे बच्चों ने लिखा टेररिज्म, कि क्या क्या खतरे हैं, की थ्रेट्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। सबसे पहले क्या डिस्कस करना है, क्या क्या खतरे हैं आंतरिक सुरक्षा के लिए। पहला है आतंकवाद, कि टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी, कि जो आतंकवाद है वो आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण खतरा है। इन्वॉल्विंग एक्ट्स ऑफ वायलेंस, जिसमें कि शामिल होती है हिंसा, इंटिमिडेशन ऑफ टू अचीव पॉलिटिकल एंड रिलीजियस और इलॉजिकल गोल्स, यानी कि जिसमें राजनीतिक, धार्मिक और वैचारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसा और धमकी जैसे कृत्य होते हैं। यानी सत्ता में, ताकत में आने के लिए, पॉलिटिकल पावर प्राप्त करने के लिए आप गलत तरीका प्रयोग करते हैं। किसके लिए? आतंकवाद में अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाऊं, क्या ये क्लियर है? हाँ बच्चे, क्या ये क्लियर है बच्चे? जल्दी से बताइए। यस गाइस, क्या ये क्लियर है? जल्दी से बताइए। हाँ बच्चों, क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो इसके बारे में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, शाबाश, आगे बढ़ें। हाँ बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला है नक्सलिज्म और इंसर्जेंसी। नक्सलिज्म का मतलब होता है, देखो, नक्सलिज्म यानी नक्सलवाद और इंसर्जेंसी यानी विद्रोह, कि नक्सलाइट मूवमेंट एंड insurgencies in certain regions challenge the authority of the state and pose a serious security threat, कि जो कुछ क्षेत्रों में नक्सलवादी आंदोलन, उग्रवाद राज्य की सत्ता को चुनौती देते हैं तथा सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। क्लियर? यानी कि किसी प्रकार का विद्रोह या किसी प्रकार का नक्सलवाद। ठीक है, आप मुझे बताइए हिंदुस्तान में कौन कौन से वो जगह हैं जहां पर सबसे ज्यादा नक्सलवाद प्रभावी क्षेत्र कौन कौन से हैं, जरा बताइए। यस गाइस, जरा बताएं जल्दी से कि कौन कौन से हिंदुस्तान में क्षेत्र हैं जहां पर नक्सलवाद फैला हुआ है। जल्दी बताओ बेटा। शिवम, छत्तीसगढ़। बेटा छत्तीसगढ़, कश्मीर, तो कश्मीर में नक्सलवाद नहीं है, आतंकवाद है बेटा। नक्सलवाद और आतंकवाद में अंतर होता है भाई। अच्छा मुझे बताइए, नक्सलवाद यानी कि नक्सलिज्म और टेररिज्म में क्या अंतर है? कोई बताएगा? जल्दी से बताइए, शाबाश। आप लोग सिविल सर्विस के बच्चे हैं, आपको तो पता ही होगा। नक्सलवाद और आतंकवाद यानी कि नक्सलिज्म और टेररिज्म में क्या अंतर है? कोई बच्चा लिख रहा है कश्मीर, कश्मीर में नक्सलवाद नहीं है बेटा, वहां आतंकवाद है। मणिपुर, बंगाल, झारखंड बच्चा लिख रहा है, नागालैंड। ओके ओके, चलिए, वेरी गुड। देखो बेटा, मेरा सवाल था नक्सलवाद, कई बच्चों ने आतंकवाद के भी कुछ जगह बताई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप इसके बारे में उल्लेख कर सकते हैं कि नक्सलवाद जो है वो खतरा है जो विद्रोह को जन्म देता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला अगला पॉइंट क्या है? साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। ये कई बच्चों ने ये लिखा था कि साइबर सिक्योरिटी के खतरे, विद इंक्रीजिंग डिजिटाइजेशन, साइबर अटैक एंड डेटा ब्रीचेस हैव बिकम क्रिटिकल थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी, कि बढ़ते डिजिटलीकरण के साथ साइबर हमले और डेटा उल्लंघन आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे बन गए। अच्छा बताइए, साइबर सिक्योरिटी के खतरे क्या क्या हो सकते हैं, जरा बताइए। साइबर सिक्योरिटी के क्या खतरे हो सकते हैं? शाबाश बेटा, मैं वेट कर रहा हूं, देखा जरा। जो सबसे अच्छे 2 पॉइंट होंगे वो मैं लिखूंगा यहां पर। साइबर सिक्योरिटी के क्या क्या खतरे हो सकते हैं, जरा बताएं। डेटा, बिल्कुल परनीत ने कहा डेटा चुराया जा सकता है। और कोई वायरस, बैंकिंग, अच्छा बैंकिंग में, वेरी गुड, ये भी अच्छा है। हाँ, राइट टू प्राइवेसी का हनन होगा, बिल्कुल सही है। हैकिंग, बिल्कुल। मनी फ्रॉड हो सकता है, वेरी गुड। मनी फ्रॉड मुख्य पॉइंट है, मनी
फ्रॉड। और दूसरा क्या है, डेटा, जिसको चुराया जा सकता है। वे जो भी हमारे इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं वो सारी। हाँ बेटा, बेटा ब्लैकमेल किसको करेंगे सौरभ? क्या कोई आतंकवादी मोदी जी को फोन करेगा, मोदी जी आज जो छोले भटूरे आपके रसोई में बने हैं वो मेरे घर भेज दो, वरना मैं आपकी फोटो लीक कर दूंगा? ब्लैकमेल किसको करेंगे बेटा? ब्लैकमेल नहीं है, ये है मनी फ्रॉड और डेटा। ब्लैकमेल थोड़ी करेंगे। अरे ये टॉपिक किसके लिए है? हिंदुस्तान की आंतरिक सुरक्षा के लिए है, किसी को ब्लैकमेल करने के लिए नहीं है। ठीक है? बच्चा कह रहा है ब्लैकमेलिंग, है ना, किसी व्यक्ति को थोड़ी ब्लैकमेल करना है। चलिए आगे बढ़े, अगला करें। हाँ, देश की सुरक्षा को खतरा है, बिल्कुल बेटा। देखो, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही यहां पर, पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा की बात हो रही है ना, किसी को ब्लैकमेल करने के लिए थोड़ी हो रहा है। हाँ बिल्कुल, शाबाश। अगला पॉइंट क्या है? चैलेंजेस इन मेंटेनिंग इंटरनल सिक्योरिटी। कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है सिक्योरिटी मेंटेन करने में? पहला है बॉर्डर मैनेजमेंट, सीमा प्रबंधन। कि इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट इज एसेंशियल टू प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन, स्मगलिंग एंड इलीगल इमिग्रेशन विच कैन कॉम्प्रोमाइज इंटरनल सिक्योरिटी। यानी घुसपैठ, तस्करी, अवैध आव्रजन, मैंने कहा अवैध रूप से जो देश में घुस जाते हैं, अधिकतर ये कहां होता है? बताइए मुझे, हिंदुस्तान के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा इलीगल माइग्रेशन होता है? कोई बताएगा? हाँ बेटा, डीप डीप फेक सुन लिया मैंने, बताइए जरा, जल्दी बताओ बच्चे, आप लोग बताएं, हिंदुस्तान के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा इलीगल माइग्रेशन हो रहा है? कोई बताएगा? बांग्लादेश, मेघालय। अरे बांग्लादेश में नहीं, बांग्लादेश तो दूसरा देश है भाई, बांग्लादेश मत बोलो। नेपाल कह सकते हो, बंगाल कह सकते हो, है ना, जितने भी वो क्षेत्र हैं जो बांग्लादेश से अड़े हुए हैं, वहां से होता है ना? बिल्कुल, सबसे ज्यादा बंगाल से होता है, बिल्कुल सही कहा। बंगाल में बांग्लादेश की तरफ से होता है, बिल्कुल सही कहा। चलिए, बिल्कुल सही है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सेवन सिस्टर्स बच्चे कह रहे हैं, एक्सीलेंट। अगला पॉइंट क्या है? आंतरिक चुनौती सुरक्षा के लिए सरकारी पहल, कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं सुरक्षा के लिए, है ना, आंतरिक सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। पहला, इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड सर्विलांस, यानी खुफिया जानकारी एकत्र करना और निगरानी करना। ठीक है? enhanced intelligence operations or surveillance are critical for preventing and responding to security threat। कि सुरक्षा खतरों को रोकने और उनका जवाब देने के लिए उन्नत खुफिया अभियान और निगरानी, जैसे ना। अच्छा बताइए, कौन कौन सी हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं हिंदुस्तान में, जरा बताइए, जो जासूसी या दूसरों पर नजर रखती हैं, किसी जासूस को पकड़ती हैं, या किसी भी बड़ी घटना, आतंकवादी घटना को रोकती हैं, ऐसी कौन कौन सी एजेंसी हैं, जरा बताएं। शाबाश। प्रतिमा, आप कह रही हो कि आवाज दो बार आ रही है। एक बच्चा लिख रहा है आवाज ही नहीं आ रही, आपको दो दो बार आ रही है। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे। वेरी गुड, रॉ है, आईबी है, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश, एक्सलेंट बेटा, एक्सीलेंट। आगे बढ़ते हैं। सीबीआई है, नासा, अच्छा एनएसए है, मेरे को लगा नासा लिखा है, थैंक यू कृष्णा, अच्छा लिखा है, नेशनल। एनएसए का फुल फॉर्म क्या है जरा बताना। सीबीआई, रॉ, आईबी, एनवीबी, ओके। ईडी नहीं, ओह ईडी, बेटा ईडी कहां से हो गई? ईडी तो बेटा इनकम टैक्स घोटाले को पकड़ती है ना, या इनकम टैक्स यानी कि पैसे का जो ब्लैक मनी है उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, अब देखो,
आगे से कंक्लूजन क्या होगा, ऑन गोइंग विजिलेंस, लगातार सतर्कता, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। इसके बाद क्या पॉइंट है, पूरा बैलेंसिंग सिक्योरिटी एंड फ्रीडम, की सुरक्षा और स्वतंत्रता का संतुलन, कि लोग सुरक्षित रहे और उनको पूरी आजादी भी मिले। ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इसके बारे में लिख सकते हैं। अब देखो पूरा ऐसे मैं दिखा देता हूं, ये आपका है ना, ये सी है फ्यूचर प्रोस्पेक्टस। इसके बाद ये आपका है पूरा ऐसे, यहां पर लिखा हुआ है इंटरनल सिक्योरिटी, ये पहला पैराग्राफ है, अंडरस्टैंडिंग इंटरनल सिक्योरिटी, है ना। इसके बाद चैलेंजेस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, इसके बाद ये सेकंड पैराग्राफ है इसी का, चैलेंजेस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, इसका रोल ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, ठीक है। इसके बाद ये इसका सेकंड पैराग्राफ है इसी थर्ड पॉइंट का। ये फोर्थ पॉइंट है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स, कि सरकारी नीतियां और पहल, ये इसका सेकंड पैराग्राफ है फोर्थ पॉइंट का। फिर ये फिफ्थ पॉइंट है पब्लिक अवेयरनेस एंड कॉपरेशन, की जन जागरूकता, ठीक है। अगली चीज क्या है, अगला है पब्लिक अवेयरनेस एंड कॉपरेशन, ठीक है, इसी का सेकंड पॉइंट है। सिक्स पॉइंट क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तकनीकी प्रगति। इसके बाद है ये सेकंड पैराग्राफ इसी का। सेवंथ पॉइंट है, ये इसका कंक्लूजन है। कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे कि क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है। ये है साइंस टेक्नोलॉजी। समय की कमी है इसलिए मैं सब कुछ नहीं बता पा रहा हूं, ठीक है बेटा। ऋतु बेटा विश्वास मानो, अब तक जितने बच्चे ने सिलेक्शन लिया है, जो पढ़े हैं मुझसे, वो स्मार्टनेस और हार्डवर्क दोनों का बैलेंस रखते थे, ठीक है बेटा। अब ये जो क्लास है बेटा, ये अगर होती 100 घंटों की होती, 150 घंटों की होती, तो बेटा मैं लिखवाता। आप समझ रहे हो ना, मेरे पास विंडो कितनी है, 7 to 10 डेज मैक्सिमम। तो इस विंडो में यदि मैं एक एक चीज लिखवाऊंगा तो 10 दिन में तो केवल ऐसे कराता रह जाऊंगा। पर आप लोग क्या कहोगे, आप कहोगे सर ये तो 10 दिन में आपने पतंग उड़ा दी हमारी, है ना। हाँ पीडीएफ मिलेगी, ये वादा है मेरा, पीडीएफ पक्का मिलेगी आप लोगों को, चिंता ना करें, ठीक है। पीडीएफ मिलेगी बेटा, नहीं रटना नहीं है, समझना है। चलिए अब, हाँ बेटा हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल सब होगा। हाँ बेटा पीडीएफ मिल जाएगी, तुम 150 बार क्यों लिख रहे हो पीडीएफ। हाँ समझ, देखो बेटा मैंने आप ही की सुविधा के लिए क्या किया है कि जो भी जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसमें सारे पॉइंट मैंने अलग से लिखे हैं इंग्लिश और हिंदी में। इसके बाद इसको डिटेल में लिखा गया है, ठीक है बेटा, जो भी पॉइंट है इंग्लिश और हिंदी में। अब जैसे बच्चा कह रहा है कि सर समझेंगे कैसे, बेटा मेरे पास 10 दिन की जो विंडो मिली है। हाँ बेटा मैं ऑप्शनल पढ़ाता हूँ अनिकेत, मगर वो अलग है, बहुत अलग चीज है वो अभी, है ना। तो बेटा मेरे पास जो 10 दिन का विंडो है, मेरा नंबर चाहिए, नहीं बेटा मेरा नंबर लिखो, नंबर लिखो मेरा 0101010101, ठीक है, ये मेरा नंबर है, इस पर फोन कर लीजिएगा, ठीक है। चलो ये नंबर है। हाँ एक और नंबर है मेरा 911, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या 112 पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अब ये जो चीज है ये पूरी देख लीजिए, मैंने इंग्लिश हिंदी में लिखी है, आप सहमत है ना। देखो बेटा ये चीज जरूरी है कि आपको बेसिक ग्रामर आनी चाहिए, क्योंकि यदि आपको बेसिक ग्रामर नहीं मालूम है तो बेटा बहुत परेशानी होगी। तो मैं आपको बेसिक ग्रामर पक्का सिखाऊंगा, चिंता ना करें। अब बेटा नंबर लिख लिया मेरा 0101, शाबाश बेटा। हाँ बेटा मायावी नंबर है, बिल्कुल सही कहा। हैप्पी बर्थडे, मेरा बर्थडे अभिषेक कुमार, आप कौन है, मेरा हैप्पी बर्थडे, मेरा बर्थडे कैसे पता लगा भैया आपको, मेरा बर्थडे आज तो नहीं है। हाँ बेटा ये कौन से देश का नंबर है, ये बेटा झूमती गली घूमता मोहल्ला, है ना, उसका नंबर है, ठीक है बेटा।
हाँ बेटा, अपनी तरफ से लिख सकते हैं। नहीं बेटा, ट्रांसलेशन मैं नहीं कराऊंगा। ग्रामर की क्लास होगी बेटा, 2-3 दिन क्लास चलेगी आपकी ग्रामर की, आप चिंता ना करें। बच्चा कह रहा है मैंने फोन किया था, भगवान के पास लग गया है। बेटा भगवान ने लगा दिया ना तुम्हें फोन, तो परेशानी हो जाएगी। चलिए, हाँ बेटा, पीडीएफ मिल जाएगी। तो बेटा मैं सबसे पहले तो ये निवेदन करूंगा कि देखो बेटा, मेरी स्पीड बहुत स्लो है, लेकिन मुझे जो टाइम मिला है उसमें मैं आपको मैक्सिमम जितना बता सकता हूं। देखो बेटा, मेन चीज क्या है, आपको मैंने फॉर्मेट बता दिया कि क्या फॉर्मेट है ऐसे राइटिंग का, कैसे कैसे आपको पढ़ना है। दूसरी बात, आप, मुझे यकीन है कि अखबार पढ़ रहे हो। कौन सा अखबार पढ़ना है? द हिंदू। कौन सा अखबार पढ़ना है, इसको भी सुन लीजिए। अखबार पढ़ना है आपको द हिंदू या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, ये दो अखबार में से कोई भी अखबार पढ़ सकते हैं आप, और या फिर मैं तो कहूंगा दोनों पढ़िए। कितनी देर पढ़िए? जिन बच्चों का अगले साल एग्जाम है उनके लिए बोल रहा हूं, कम से कम आपको आधा घंटा द हिंदू प्लस आधा घंटा टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना चाहिए। इसमें एडिटोरियल सेक्शन आता है, ये पढ़िए, क्योंकि आपको यदि अपनी ग्रामर ठीक करनी है, प्लस आप ऐसा कुछ पढ़ना चाहते हैं जिससे आपका अनसीन पैसेज, आपका प्रेसी राइटिंग और ऐसे राइटिंग तीनों इंप्रूव हो जाए, तो उसके लिए आप इन दोनों अखबारों को पढ़िए। ठीक है बेटा? हाँ, सबको पढ़ना होगा बेटा, सबको पढ़ना होगा, क्योंकि ये कंपलसरी है। ठीक है बेटा? नहीं बेटा, इतनी जल्दी खत्म नहीं कर रहा हूं मैं, है ना। अभी 21 तारीख का एग्जाम है आपको बेटा, आप चिंता ना करें, सब कुछ हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। अभी तो अगले साल एग्जाम है ना, बिल्कुल टेंशन ना लें। ठीक है बेटा? चलो बेटा, तो आज के लिए इतना काफी है, हम मिलेंगे अब कल। कल अच्छा देखो, अच्छा ये तय है क्या कि आपको पहले ग्रामर करनी है? हाँ बेटा, आपको ये तय है कि ग्रामर ही पहले करनी है, जल्दी से बताइए, या फिर आप अनसीन पैसेज और प्रेसी पहले करना चाहते हैं? जरा बताएं प्लीज, पहले ग्रामर करनी है आप लोगों को, जल्दी से बताओ बेटा। आपको पहले ग्रामर ही करनी है, ये तय है? जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताइए। ग्रामर, पहले ग्रामर करनी है तो जी लिख दीजिए, और पहले आपको अनसीन पैसेज और प्रेसी राइटिंग करनी है तो लिख दीजिए यूपी। यूपी लिख दीजिए, अनसीन पैसेज और प्रेसी राइटिंग, और पहले ग्रामर करनी है तो जी लिख दीजिए। हाँ बेटा, नहीं मेरी मर्जी तो यह है कि मैं कराऊंगा सब कुछ, पहले ग्रामर। ओके बच्चे, नहीं बेटा, 99% बच्चे ग्रामर पहले कह रहे हैं, ठीक है, तय हो गया। तो 99% बच्चे पहले ग्रामर चाहते हैं, तो कल से कुछ दिन ग्रामर चलेगा। ठीक है बेटा? चलिए, ठीक है बेटा, मैं ग्रामर करवा दूंगा कुछ दिन, अब चिंता ना करें, कल से ग्रामर होगा, फिर तय हो गया। ठीक है बच्चा? हाँ बेटा, हाँ बेटा, 1% बच्चे कह रहे हैं कि पहले अनसीन और पैसेज कराइए, मगर बाकी बच्चे कहे तो ग्रामर होगा, तय हो गया। तो चलिए कल मिलते हैं ठीक 2 बजे। ठीक बेटा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।